नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको पता चले झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन निकल चुका है, फॉर्म भी भराने लगे हैं और आप सभी यहां पर फॉर्म अवश्य भर लेंगे। और आपको बताते चले बाज़ार में बाज़ारू किताब भी बहुत सारे आ गए हैं और बहुत सारे चैनल भी आ गए। अब आपको यहाँ पर देखना है कि किससे और कहाँ तैयारी किया जाए, ठीक है। तो देखिए विज्ञापन में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपको जो है यहाँ पर झारखंड के टेक्स्ट बुक पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको यदि 1 से 5 के लिए जीके की तैयारी करना हो या आपको यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल जो है आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि आपके लिए हम सिर्फ और सिर्फ JCERT टेक्स्ट बुक का चैप्टर वाइज PDF और उसके साथ उसकी क्लासेज और साथ में बात करने की सुविधा भी आपको दे रहे हैं, ठीक है। इसमें से प्रथम 100 कैंडिडेट को 500 रुपये में एडमिशन किया जा रहा है, लेकिन अब यह 100 कैंडिडेट पूरे हो गए हैं और फिर से 50 कैंडिडेट बढ़ाया गया है। अगर इसके बाद भी आप नहीं जुड़ पाते हैं तो आपकी यह राशि जो है अब बढ़ करके हो जाएगी 800 रुपये। कितने लगेंगे आपको? 800 रुपये लगेंगे यदि आप जुड़ना चाहते हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षा के लिए। तब यह वीडियो देखिए, आपको यहाँ पर क्या है कि यहाँ से आपको विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न भी हम लोग कंप्लीट करवा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है कि JCERT टेक्स्ट बुक का चैप्टर वाइज नोट्स और PDF दे रहे हैं। यदि आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप यहाँ से ही पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरे कहीं भी किसी भी चीज़ की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ यहाँ से जुड़ करके आप तैयारी करेंगे तो आपका 100% तैयारी हो जाएगा। तो आपको यहाँ से सारे नोट्स, PDF, वीडियो सब कुछ आपको 500 रुपये में ही अभी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप अभी के अभी जुड़ जाएंगे, नहीं तो यहाँ पर जैसे ही कैंडिडेट बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर लगने लगेंगे अब 800 रुपये। तो अपनी लाइफ बनाने के लिए, जेटेट परीक्षा पास करने के लिए आप अवश्य जुड़े। देखिए अभी इस वीडियो में हम आपके लिए यहाँ पर क्लास 9 का पूरा पार्ट एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे, यानी क्लास 9 का जो भी आप एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक आपने अलग अलग पार्ट में देखा था, आज उन सभी पार्टों को एक ही पार्ट में यहाँ पर हमने फुल वीडियो के रूप में यहाँ पर लगा दिया है। तो आप सभी क्लास 9 का एक ही वीडियो में पूरे एक्सरसाइज का देख सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आपको बता दें कि यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ साथ आपके लिए यहाँ पर जो हमारी टीम है एक बहुत बड़ी बधाई खुशखबरी लेकर आई है कि आप लोगों के विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए जो राशि 700-800 की गई थी उसको यहाँ पर एक बार फिर से घटाया गया है, लेकिन यह राशि प्रथम 500 विद्यार्थियों के लिए होगा। 500 विद्यार्थी जोड़ने पर अब किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं होगी, आपको यह राशि बढ़ करके 700 रुपये हो जाएगी। तो आप सभी अभी के अभी देखने बाद जुड़ जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन हो गया है, कुछ ही बचे हुए हैं, तो आप उसमें अपना नसीब जरूर आजमाइए और आज ही जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 1 को। किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। ये प्रश्न जो है आपका यूपी टेट में 2 बार पूछा गया है और CG टेट में 1 बार पूछा गया है, उत्तराखंड टेट में 1 बार पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपका कहाँ से निकल कर आ रहा है, तो JCERT टेक्स्ट बुक का क्लास 9 का एक्सरसाइज 1 में जाकर के आप टेक्स्ट बुक को देख सकते हैं, ठीक है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में भारत स्थित होता है? तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अंडमान और निकोबार समूह कहाँ स्थित है? ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, दोनों या कोई नहीं, ठीक है। ये भी प्रश्न आपका यूपी टेट में 1 बार, CG टेट में 2 बार, पंजाब टेट में 1 बार यहाँ पर प्रश्न आपका पूछ दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपका जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 2 प्रश्न पूछता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। और लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है, ठीक है। दोनों को याद रख लीजिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है। दोनों प्रश्न आपको निकल के हर शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं और यहीं पर गलत होता है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर नोट्स है, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है। अभी आपको बताए थे प्रश्न ये भी आया हुआ है, ये भी प्रश्न 10 से 11 बार से कम नहीं आया है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है, ठीक है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्लियर हो गया। अब देखिए, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है,
ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट में। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा बिंदु नाम है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, सन 2004 ईस्वी में आई सुनामी लहरों के कारण यह समुद्र में डूब गया है, ठीक है। तो जो इंदिरा पॉइंट था वो 2004 में जो सुनामी आई थी उसकी लहरों के कारण यह जो है समुद्र में डूब गया है। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न पूछता है भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया है, हो सके कि आपके जेटेट परीक्षा में आ जाए, ठीक है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है। या नहीं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऐसे भी याद कर सकते हैं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, या इसी को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं 32.8 यानी 32 लाख, ठीक है। 32,863 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर कभी कभी दिया हुआ रहता है, उसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन है? विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। ये किस विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन है, यह किसके दृष्टि से पूछा गया है? तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है। किसके दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन है? तो भारत है, ठीक है, भारत है। अगला है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? यह भी प्रश्न 1001 बार पूछा गया है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। कितना है भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई? 15,200 किलोमीटर भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई है। क्लियर हो गया। अब देखिए भौगोलिक क्षेत्रफल, वही हम बताए थे, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के 7 बड़े देशों का नाम याद रखने का ट्रिक आप याद रख लीजिएगा। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के 7 बड़े देश कौन कौन है उसका नाम याद रखने का एक ट्रिक है, उसको आप जरूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका एक निकल के आ जाता है, ठीक है। जैसे आप जानते हैं यहाँ पर 2 गो कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश और 7वां सबसे बड़ा देश, ये 2 गो प्रश्न तो आपको मैंने 1001 बार आया हुआ है, लेकिन कोई कोई प्रश्न 101 बार भी आया हुआ है, 11 बार भी आया हुआ है, तो उसको भी हमको देखना क्या है, अनिवार्य है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो ट्रिक है क्या है, रुक अमेरिका, अमेरिका को धिराया गया, क्या धिराया गया? रुक अमेरिका ना, रुक अमेरिका चीन बल आया भारत, रुक अमेरिका चीन बल आया भारत, ठीक है। तो रूस से रूस और क से कनाडा, अमेरिका, चीन से चीन, बल से ब्राज़ील, आया से यहाँ पर है आपका ऑस्ट्रेलिया और भारत से भारत, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन हो गया? रूस। दूसरा बड़ा देश कौन हो गया? कनाडा। तीसरा बड़ा देश कौन हो गया? अमेरिका। चौथा बड़ा देश कौन हो गया? चीन। पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां में भारत है। तो यही पूछता है ज़्यादा करके, रूस वाला और भारत वाला, लेकिन बीच में आएगा, तो इस ट्रिक को याद रख लीजिएगा, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। क्लियर हो गया। अभी जो हम लोग ट्रिक देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है, क्योंकि ट्रिक क्या था, रुक, तो पहला रूस, दूसरा कनाडा, ठीक है। तो कभी कभी दूसरा भी देखिए अब तक पूछ दिया गया है, तो दूसरा वाला में लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि 2 गो तो बार बार आता है, इसलिए 2 गो लोग याद रखते हैं। कौन कौन याद रखते हैं? तो याद रखते हैं आपका सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस को याद रखते हैं, और एक 7वां, क्योंकि भारत का पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश कौन है, तो भारत, या क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, पहला, छठा, 7वां, ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है, और 7वां बड़ा देश जो है वो आपका आपका जो है भारत है, ठीक है। तो यही 2 प्रश्न पूछता है, लेकिन कभी कभी ये भी पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है, तो यहाँ पर लोग टाइम फीस हो जाता है, लेकिन आपको याद रखना है कि दूसरा सबसे बड़ा देश जो है वो आपका कनाडा है। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? भारत, रूस, चीन या कनाडा? तो विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन है, आपको बताना है। ये यूपी टेट में 2 बार, एमपी टेट में 1 बार, सीजी टेट में 2 बार, पंजाब टेट में 2 बार, उत्तराखंड टेट में 2 बार, बार बार देख लीजिए पूछ रहा है। तो 7वां बड़ा देश कौन है? भारत है, इसका आंसर भारत होगा। क्लियर हो गया आपका, ठीक है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन या भारत। ये भी प्रश्न आपका कम नहीं आएगा। ये प्रश्न आपका सीजी टेट में 2 बार, पंजाब टेट में 1 बार, बंगाल टेट में 2 बार, इस तरह से यह प्रश्न की झड़ी लगी हुई है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? तो आपका आ जाएगा रूस। कौन आ जाएगा? आपका रूस आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए भारत के पड़ोसी देश से भी यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देश से अगर प्रश्न पूछा जाए तो उसका नाम याद रख लीजिए सबसे पहले। उसके बाद भारत के पड़ोसी देश पर जो प्रश्न आएगा उसको आप करते चलिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक ट्रिक है, बचपन MBA किया, तो उसी को ट्रिक बनाने के लिए बचपन में MBA किया। में का कोई अर्थ नहीं है और किया का कोई अर्थ नहीं, सिर्फ अर्थ किसका है? बचपन और MBA। ठीक है, तो ब से है देखिए बांग्लादेश, च से देखिए है चीन, प से है देखिए पाकिस्तान, और यहाँ पर पन से पाकिस्तान, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। ठीक है A से अफगानिस्तान, यही आपका जो है। ठीक है, इसमें कौन भारत का पड़ोसी देश है आपको बताना है। इसमें कौन भारत का पड़ोसी देश है? बांग्लादेश, बचपन में बांग्लादेश, बचपन में MBA, A से अफगानिस्तान और M से म्यांमार। तो तीनों चीज़ मिल गया यहाँ पर, बांग्लादेश भी मिल गया, म्यांमार मिल गया, अफगानिस्तान। डी राइट आंसर इसका सभी होगा, राइट आंसर इसका सभी होगा। ठीक है, इनमें कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? नहीं वाला बताना है कौन नहीं है। चीन, तो बचपन में चीन आता है, बचपन में MBA में A से अफगानिस्तान आता है, और यहाँ पर क्या है? पन से देखिए यहाँ पर पाकिस्तान भी आता है, यानी चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तीनों भारत का पड़ोसी देश है। तो कौन नहीं है पूछा, कौन नहीं है? तो थाईलैंड इसका आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है देखिए अगर 1869 ईस्वी में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप की मध्य दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गया। ठीक है, तो स्वेज नहर कब खुला? तो स्वेज नहर जो है 1869 ईस्वी में स्वेज नहर खुला था। ठीक है, इसके खुलने से क्या हुआ? भारत और यूरोप की जो दूरी थी वो 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। ठीक है, अब देखिए कर्क रेखा से एक प्रश्न पूछता है, उसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कर्क रेखा से एक प्रश्न पूछता है, उसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग। कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है उनका नाम याद रखने का ट्रिक है। कैसे याद रखिएगा कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है? ठीक है, इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झारब। मित्र पर गमछा झारब, ये किसका नाम याद हो जाएगा? तो कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है उसका नाम याद रखने का ट्रिक। ये प्रश्न आपका जेटेट में दोनों बार आया हुआ था। ठीक है, दोनों बार, 2013 में भी 2016 में भी, इसलिए इसको याद रख लीजिएगा। तो मित्र में देखिए मी है, मी से देखिए होगा मिजोरम, और त्रस होगा देखिए त्रिपुरा। ठीक है, पर में पस हो गया पश्चिम बंगाल, और रस हो गया राजस्थान। ठीक है, ग से हो गया गुजरात, ग से हो गया देखिए गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, और झारब, झा से हो गया देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़। ठीक है, और झार से हो गया झारखंड। यही हो गया। तो इस तरह से कितना हो गया? 8 हो गया। भारत के जो पड़ोसी देश हो गए वो कितना हो गया? भारत के ये क्या है? कर्क रेखा जिन राज्यों से गुजरती है कितना है? तो 8 है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तभी आप देखें कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। सारा का नाम भी बता दिया और किस ट्रिक पर आपको बता दिया। तो बचपन में क्या किया लोग पूछते हैं, तो आप बताइएगा बचपन में MBA किया। इससे क्या ट्रिक याद हो गया? इससे याद हो गया कर्क रेखा किन के राज्यों से गुजरती है। तो बचपन याद रखिएगा और MBA याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न है इनमें से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? इनमें से किन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? मिजोरम, गुजरात, पश्चिम बंगाल या सभी। ठीक है, तो इनमें से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है ये आपको बताना था। तो पश्चिम बंगाल से गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है, और मिजोरम। ठीक है, मिजोरम से भी होकर के गुजरती है, मिजोरम से भी होकर के यहाँ पर है गुजरती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब चलिए अगला देखते हैं। इनमें से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है? बताना अब कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, और एक नीचे ऑप्शन है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो बचपन में MBA किया, M से मध्य प्रदेश। ठीक है, और बचपन में MBA किया, यही है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गमछा झारब मित्र पर, कर्क रेखा का प्रश्न था। ठीक है, गमछा
झारब मित्र पर, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल सबसे होकर गुजरती है। तो मिजोरम, पश्चिम बंगाल सभी, इसका राइट आंसर सभी। किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से होकर के नहीं गुजरती है, ठीक है। तो अब देखिए नीचे और कुछ प्रमुख प्रश्न है, उसको भी देख लीजिएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। ये जेटेट का पूछा प्रश्न गया है, जेटेट में आया हुआ प्रश्न है। तो 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री को भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। भारत की मानक समय रेखा है, वहाँ दे देगा 82.5 डिग्री, 83.5 डिग्री, 84.5 डिग्री, 85 डिग्री। तो आपको याद रखना है 82.5 डिग्री, ठीक है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग कितना है, 30 डिग्री है ना। अब देखिएगा, भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? प्रश्न 1001 बार आया हुआ है, ठीक है। तो भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वो आपका है गुजरात। अभी आपने भूगोल का एक्सरसाइज 1 क्लास 9 का एक्सरसाइज 1 को आपने कंप्लीट किया। अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्लास का यहाँ पर एक्सरसाइज 2। आपको बता देते हैं इस वीडियो में पूरे क्लास 9 का 6 एक्सरसाइज है। 6 एक्सरसाइज को आप देख लीजिएगा, ठीक है। 6 एक्सरसाइज एक ही वीडियो में बना दिए गए हैं आपको। तो आप यदि चाहते हैं कि आपका सामाजिक विज्ञान या 1 से 5 शिक्षा के लिए जीके पूर्ण रूप से आपके एग्जाम में भिड़े, तो आपके लिए यह वीडियो सबसे महत्वपूर्ण है और आपके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको हम यहाँ पर केवल लेकर के आते हैं जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का हैंड रिटन नोट्स। तो आप अभी के अभी यहाँ पर जुड़ेंगे, नहीं जुड़ पाए हैं तो आपकी राशि बढ़ा करके एक बार फिर से विद्यार्थियों के अनुरोध पर 500 रुपये की गई है, जिसमें बहुत कम कैंडिडेट का एडमिशन होना है। तो आप सभी अभी मिलने के साथ ही तुरंत अपना एडमिशन करवा लेंगे। गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा है प्रायद्वीपीय भाग, भारत का प्रायद्वीपीय भाग जो है किसका हिस्सा है? गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, ठीक है। अब रही बात कि प्रायद्वीप किससे कहते हैं और द्वीप किससे कहते हैं, आपको बता दिए गए हैं। तो तीन तरफ से जल से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। और चारों तरफ से जो जल से घिरा हुआ क्षेत्र है उसको द्वीप कहते हैं, ठीक है। ये बात बता दिए। तो ये प्रायद्वीपीय भाग जो है वो किसका हिस्सा है? प्रश्न आया हुआ है। ये प्रश्न 101 बार पूछा गया, 1-2 बार की बात मत पूछेगा कि भारत का प्रायद्वीपीय भाग जो है वो किसका हिस्सा है। तो याद रखिएगा गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा है, ठीक है। किसका हिस्सा है? गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा है। अगला है गोंडवाना के विशाल क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, भारत तथा दक्षिणी अमेरिका शामिल था, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपको पूछ देता है कि गोंडवाना के विशाल क्षेत्र में कौन कौन से देश यहाँ पर थे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका है, भारत है और दक्षिण अमेरिका, 4 गो जो है ये गोंडवाना के विशाल क्षेत्र में लागू था, ठीक है, में शामिल था ना। क्लियर हो गया। अगला देखिएगा, गोंडवाना भूमि विशाल महाद्वीप पैजिया का दक्षिणी भाग है। गोंडवाना भूमि कहाँ का? वो तो भारत का प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, लेकिन गोंडवाना भूमि कहाँ का हिस्सा है? ये जो गोंडवाना भूमि आया वो कहाँ का हिस्सा है? तो ये विशाल महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणी भाग है। विशाल महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणी भाग है। प्रश्न आए हुए नहीं है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से देखा जा सकता है, देख लीजिएगा आप लोग सभी को, ठीक है। चलिए देखिएगा, भारत का प्रायद्वीपीय भाग किसका हिस्सा है? प्रश्न आ गया ना। ऑब्जेक्टिव देखिए, आपको हम थ्योरी भी करवा रहे हैं, साथ में उसके नीचे ऑब्जेक्टिव भी देंगे। अब बताएंगे कि कहाँ से आया हुआ है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग किसका हिस्सा था, ठीक है। प्रश्न कहाँ कहाँ आया सो देख लीजिए। यूपी टेट में 3 बार ही पूछा है, सीजी टेट में 2 बार पूछा है, ठीक है। और यहाँ पर कहिए एमपी टेट में 1 बार ही पूछा है, और यहाँ तक कि जेटेट में भी 1 बार ही पूछ लिया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका जो क्लास 6 to 10 तक का जो जेसीईआरटी होता है, देखिए उसी समय बहुत लोग कह रहे थे कि प्रश्न यहाँ से आया वहाँ से आया, लेकिन जो 6 to 10 तक का जेसीईआरटी पढ़े थे उनका मार्क्स 105, 110, 111 हार्डली रह गया था। 111, 111 में 111 तब हार्डली रह गए थे 2016 में, ठीक है। तो यही का वो हिस्सा था। तो भारत का प्रायद्वीपीय भाग किसका हिस्सा है? पूर्वी जो गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। याद रखिएगा, प्रश्न छप जाएगा आपके भी एग्जाम में ना। इसी तरह तो सारे प्रश्न को देखिए, हम कम प्रश्न आपको दे करके और ज़्यादा वहाँ से आपको अंक उठाने का प्रयास हमारा है,
और आप भी कीजिएगा तो यह प्रयास जरूर सफल हो जाएगा। ठीक है, तो सभी को अभी कभी जुड़ जाइए। और SST सामाजिक विज्ञान के लिए तो सबसे टॉप चैनल आपका रहेगा। यहाँ पर पूरा 6 to 10 तक का कंप्लीट करवा दे रहे हैं आप लोग को। ठीक है, तो आप सभी अभी का भी सामाजिक विज्ञान जिनका भी हो वो तो तुरंत एकदम लपक लीजिएगा, तुरंत जुड़ जाइएगा। ठीक है, और बाकी तो जिनका है वो सभी के लिए क्लास चल रहा है। संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी यानी विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है बताइए। प्रश्न 1001 बार पूछ दिया गया है, आपको याद है ना। तो संसार की विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी जो है वो हिमालय है। कौन सी है? हिमालय है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला, भारत के उत्तरी भाग में स्थित हिमालय की श्रृंखला ना, हिमालय की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न पहले भी आपको हम पढ़ा दिए हैं। देखिए कुछ कुछ ऐसा पार्ट है जो क्लास 8 में पढ़िएगा तो उसमें भी उस टॉपिक को मिलेगा, क्लास 9 में भी पढ़िएगा तो उसमें भी कुछ टॉपिक मिल जाते हैं। तो आपको ये परवाह नहीं करना है। ठीक है, जहाँ जो चैप्टर में जो चीज़ आएगा हम उसको देंगे ही देंगे। ठीक है, चाहे वो क्लास 8 में मिले तो भी आपको दे देंगे, 9 में मिले तो भी आपको दे देंगे। मैंने कहीं से छूटने का कोई गुंजाइश नहीं हम इसमें छोड़े हैं JCRT का। ठीक है, और आपका प्रश्न एग्जाम में छूटने का भी गुंजाइश नहीं रहेगा। कब? जब 6 to 10 तक से आएगा तब। अगर उससे बाहर का प्रश्न अगर रिकॉल करता है तो वो तो अलग मैटर हो जाता है। ठीक है, लेकिन 6 to 10 तक में से आपका 60% से किसी भी तरह से आ जाएगा अगर सारे प्रश्नों को आप अच्छा तरह से देख लीजिएगा तब। ठीक है, अगला है, हाँ, तो उत्तरी भाग में स्थित हिमालय को क्या कहते हैं? महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। ये तीनों नाम, आंतरिक भी कहा जाता है, हिमाद्री भी कहा जाता है, महान भी कहा जाता है। क्लियर? अगला देखिएगा, हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? माउंट एवरेस्ट है, और यह नेपाल देश में स्थित है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। देखिए इस नोट्स को आपको बता देते हैं, इस नोट्स को आपको बता देते हैं। ये प्रश्न, ये नोट्स का टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि आप कोनो एग्जाम में जाइए, यहाँ से 3 प्रश्न बना। हिमालय के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। क्लियर हो गया? हिमालय कोनो सिर्फ भारत में नहीं ना फैला हुआ है, हिमालय भारत में भी है, नेपाल में भी, अन्य देश में भी है। ठीक है, तो उसकी पर्वत शिखर की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो माउंट एवरेस्ट है। याद रखिए, हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अब रही बात कि यह कहाँ स्थित है। ये भी प्रश्न 1001 बार पूछ दिया गया कि माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। ठीक है, तो यह नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। और ये भी पूछा गया कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। ठीक है, अभी देखिए किसी किसी किताब में जो है आप देखेंगे 8,848 तो ऑथेंटिक है जो पहले से चला आ रहा है, लेकिन किसी किसी किताब में बढ़ा के भी देता है। तो अगर 48 से ऊपर जा रहा है तो आप ऊपर वाले को ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे ऊंचाई ज़्यादा किसी पर्वत श्रेणी का नहीं बताया गया, लेकिन अभी कहीं कहीं 8,856 ये चीज़ दिखाता है। तो 48 से ऊपर यानी बढ़ता है इसका कगार पर चल रहा है। ठीक है, जो नया मेजरमेंट किया गया है। लेकिन आप ऑप्शन को देख लीजिएगा कि आपका ऑप्शन एग्जाम में क्या रहता है। तो ये 3 प्रश्न में से एक प्रश्न आपका एग्जाम में छप जाएगा। ये 3 प्रश्न में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में छप जाएगा कि हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सी है। याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल देश में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है, या 8,850, 52 इस तरह से दे सकता है, लेकिन वहां पर 8,848 ऑप्शन फिर नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। भारत में अगर बोले तो अगर हिमालय की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है जिनकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। अब देखिए भारत, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन है बताइए? माउंट एवरेस्ट है। वो भी भारत की ही ऊंची पर्वत श्रृंखला है, लेकिन ये किस देश में स्थित है? नेपाल में। तो अब हम लोग नेपाल की बात हटाते हैं, अब आते हैं भारत में, अपने देश में, भारत में। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? याद रखिएगा। तो प्रश्न ऐसा भी पूछा गया है कि भारत में हिमालय की सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? तो वो है आपका देखिए कंचनजंगा। याद रखिएगा कौन है आपका? कंचनजंगा। भारत में जैसे आइएगा तो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम होगा कंचनजंगा, और इसकी ऊंचाई होगा 8,598 मीटर। 8,598 मीटर। क्लियर हो गया होगा ना आप सभी को? यहाँ क्लियर हो गया होगा, तो इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब देखिए यहाँ ये आपको एक टेबल बना दिए हैं, आप सभी इस टेबल को देख लीजिएगा। हाँ, भारत में स्थित हिमालय का प्रमुख शिखर, भारत में जो हिमालय का प्रमुख शिखर है उसको याद कर लेंगे। और नेपाल में भी जो हिमालय का प्रमुख शिखर है
उसको भी देख लेंगे और कौन कौन आएगा वो भी आपको बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए भारत में स्थित हिमालय का प्रमुख शिखर जो है, पर्वत शिखर इस प्रकार से है। सबसे भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित अगर पर्वत शिखर है हिमालय का तो कौन है, कंचनजंगा, इसलिए इसको 1 नंबर पर रखा गया। कंचनजंगा किस देश में स्थित है, भारत की प्रमुख पर्वत से चोटी भारत में, भारत में इसकी ऊंचाई कितना है, 8,598 मीटर। ये प्रश्न कंचनजंगा वाला 1000 एक बार आया हुआ है, ठीक है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कंचनजंगा को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची सर्वोच्च चोटी है, इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। यानी कंचनजंगा भारत जो हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा पूछता है किस देश में है, तो भारत देश में है। अगर माउंट एवरेस्ट पूछता है तो नेपाल देश में। दोनों प्रश्न एकदम माफन तूल है, मैंने एक दूसरे का एकदम समझिए अपोजिट है, ये नहीं ये आता ही है। बाकी को भी हम लोग देख लेंगे। नंगा पर्वत भारत में है, नंदा देवी भारत में है, कामेट भारत में है, इसकी ऊंचाई को भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। बाकी सभी को एक नज़र देखेंगे, लेकिन इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। क्लियर, चलिए अब देखिएगा। एक देखिए नामचा बरुआ, ये बहुत बार ये भी आ रहा है, नामचा बरुआ एक नया नाम है, इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। ये प्रश्न अभी तक 11 बार पूछ दिया गया था। नामचा बरुआ हिमालय की हिमालय की ऊंची चोटी है और ये कहाँ है, भारत में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितना है, तो 7,756 मीटर है, याद रखिएगा इसको ना। चलिए अब देख लेते हैं नेपाल में स्थित हिमालय के प्रमुख शिखर। नेपाल में कौन कौन स्थित है, देखिए भारत में जो हिमालय का पर्वत शिखर है वो नेपाल से क्या है, नेपाल से क्या है, कम है, नेपाल से क्या है, कम है, ठीक है। नेपाल में सबसे ऊंचा जो है पर्वत शिखर आपका नेपाल में ही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नेपाल में स्थित हिमालय का प्रमुख पर्वत शिखर में पहला नाम आता है माउंट एवरेस्ट का। पहला नाम किसका आता है, माउंट एवरेस्ट का, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट आपका समझिए नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी, 8,848 मीटर, ठीक है। 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया, इसलिए ये पूरे टॉपिक को अगर अच्छा से आप एकदम अच्छा से एकदम जो है इसको MVVI में लिख लीजिएगा, MVVI में इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए मकालू, ये बहुत बार पूछा हुआ नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा मकालू नेपाल में है, पूछ सकता है लेकिन आया नहीं है, ठीक है। धौलागिरी जो है ये नेपाल में है, ये प्रश्न 11 बार अब तक पूछा गया है। धौलागिरी जो है कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है, इसकी ऊंचाई 8,172 मीटर है। ये प्रश्न धौलागिरी वाला आया हुआ था, ठीक है। और एक प्रश्न देखिए यहाँ पर गुरुला मंदता, ये प्रश्न 5 बार पूछा गया अभी तक, देखिएगा शिक्षक पात्रता परीक्षा में तो ये प्रश्न भी आया। गुरुलाम मानदता ये कहाँ है, नेपाल में है। क्लियर हो गया होगा। तो जो इंपॉर्टेंट थे उसको हमने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया, आप भी उसको इंपॉर्टेंट मान के ही चलिएगा और अच्छे से नोट्स बनाइएगा। देखिए आपको जब PDF भेजा जाता है तो आप लोग देखिए नोट्स नहीं बनाते, ये जो है ना हलवा नहीं है, इतना आसान मत समझिए कि जेटेट निकल जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम 100% जो भेज दे रहे हैं वही आपको आ जाए, थोड़ा सा देखिए आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो नोट्स में छपल भी रहता है ना, तो लोग कहते हैं सर आपका तो कुछ नहीं भिड़ा। अरे भाई 2 दिन का नोट्स ले करके किसी से पढ़ के भी लोग यहाँ पर अच्छे अच्छे नंबर लाए हैं, लेकिन उसको भी पढ़िएगा तब ना, जितना हम दिए उसको आप पढ़िए और उसका नोट्स बनाइए, उसका वीडियो सुनिए। अब इतना चीप रेट में आपको घर बैठे सारा चीज़ जब हम सुविधा दे रहे हैं तो आप पढ़िएगा ही नहीं, कहिएगा कि सर आया ही नहीं। ऐसा कोई बात नहीं है कि यहाँ से पासिंग मार्क्स नहीं आएगा, 60% यहाँ से आपको आएगा। इसको आप गांठ बांध के पढ़ लीजिए, और अधिक लाना है तो और अच्छे अच्छे टेक्स्ट बुक आपके पास, इसके अतिरिक्त भी समय दीजिए, ठीक है। 1-2 घंटा पढ़ के कुछ चीज़ को नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर जेटेट बार बार नहीं आता है, इसलिए आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए। हम बार बार कहेंगे मेहनत कीजिए, लेकिन अब लोगों का कहना है कि सर ऐसे प्रश्न दीजिए जो हमारे सीधे अरे भाई एटम बम थोड़े फोड़ देना है, एटम बम थोड़े फोड़ देना है कि बस गए और उसको भिड़ गया, ठीक है। वैसा भी प्रश्न आपको देंगे, लेकिन आपको JCERT पूरा पहले दिमाग में रखिए, अच्छा मार्क्स लाना है तब, ठीक है। JCERT को छोड़ के नहीं जाइएगा आप लोग एग्जाम में, इसको पकड़ के ही जाइएगा। तो सारा चैप्टर में देखिए बहुत कम प्रश्न आपको रहता है, जो भी PDF देते हैं प्रश्न कम रहते हैं, भिड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा आपकी रहती है, क्योंकि JCERT से बाहर जा नहीं रहा है कोई भी एग्जाम में। अब तो आपको हम विश्वास ही दिला सकते हैं ना, बाकी तो आपको जो बुझाता है आप कीजिए, ठीक है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं, ये प्रश्न पहले हमने कंप्लीट कर दिया आपको 8 में, ठीक है। 7 में भी दिया हुआ था। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक के नाम से जानते हैं। क्लियर। चलिए अगला है, अभी हम ऑब्जेक्टिव भी लेके आ गए हैं, ऑब्जेक्टिव भी लेके आएंगे। पूरा पार्ट को देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न 1 न तो 2 छपेगा आपके एग्जाम में, जेटेट एग्जाम में, भागेगा कोशिश मत कीजिएगा। अगला है, ब्रह्मपुत्र में स्थित माजुली संसार का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। देखिए प्रश्न कैसे कैसे हैं, यही पूछ देगा
संसार का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है? बोलिएगा कहाँ से प्रश्न है? अरे भाई सब जेसीईआरटी से आया है। माजुली कहाँ है? संसार का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन है? माजुली है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। सिंधु की सहायक नदी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती। क्लियर? ये प्रश्न भी पूछा गया है। क्या पूछा गया था सो आपको बता देते हैं। इसमें कौन सिंधु की सहायक नदी है? देखिए यही प्रश्न आया था, इसमें कौन सिंधु की सहायक नदी है? 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया है, वहाँ 4 को ऑप्शन दे देगा। तो याद रखिएगा सिंधु की सहायक नदी कौन है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ये जो है सिंधु की सहायक नदी है ना। अगला, उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है। जो उत्तरी मैदान का जो विशाल भाग है गंगा का, वो जो है जलोढ़ मिट्टी से बना है। अब देखिएगा ये दो प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछता है, आप कभी भी गए होंगे तो पूछा होगा। और देखिए ये कहाँ से निकल रहा है, तो हम तो देखिए आपको बताएं जेसीईआरटी छोड़कर हम बाहर एक भी प्रश्न ला नहीं रहे हैं, चाहे 10 ही प्रश्न क्यों नहीं बने। ठीक है, देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। एकदम 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आप इसको अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं कीजिएगा तो आपको पुरानी जलोढ़ याद रहेगा, खादर और बांगर दो को तो दिमाग में रहेगा, क्या कि एग्जाम देने जा रहा है। अब पुरनका के में खादर डाल दीजिएगा और नयका में बांगर डाल दीजिएगा, होगा ना। तो इसी तरह से पुराना में कौन होगा, नया में कौन होगा। तो एक बात से आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्या याद रखिएगा? पुराना चीज को क्या हो जाता है जी? बेकार हो जाता है। पुराना चीज बेकार हो जाता है, हो गया ना। तो पुराना चीज मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अब बे से ब याद रखिएगा, ब से अब बांगर, ब से अब बांगर, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। क्यों? तो अभी बताएं, पुराना चीज बेकार, पुराना चीज बेकार हो गया। पुराना मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी और बेकार में ब से बांगर याद रखिएगा, हो जाएगा ना क्लियर। चलिए अब देखिए नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। कैसे याद रखिएगा? तो एकदम बस आप लोग भी इसी को बोलते हैं जो हम बोल रहे हैं। अरे भाई नया नया चीज खाना चाहिए, नया नया चीज खाना चाहिए, यह ना कहते हैं कि जो सीजनली नया नया चीज आई उसको खा लो। तो वह नया नया चीज को खा लो, याद रखिएगा। ठीक है, तो नया चीज खाओ, नया जितना आया उसको खाओ। तो नया जलोढ़ मिट्टी आएगा तो खाओ में खा है ना, तो खादर याद कर लीजिएगा, खादर याद कर लीजिएगा। क्लियर हो गया बेस ना। पुराना चीज बेकार, इसलिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर। अरे भाई नया चीज आए तो उसको खा लो, तो खादर, नयका के खादर, पुरनका के बांगर। क्लियर? चलिए कोई बात नहीं, जैसे भी याद कीजिए आप याद कर लीजिएगा, लेकिन हमने एक तरीका आपको बता दिया है। आप हमसे भी अच्छा कर सकते हैं, आप में बहुत कैपेसिटी है, आप हमसे भी अच्छा यहाँ नोट्स बना सकते हैं, आप और भी बनाइएगा। ठीक है, चलिए तो खादर और बांगर दिमाग बना लीजिएगा, खादर और बांगर दिमाग में बना लीजिएगा, दिमाग में एकदम ठोक दीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन छोड़ के जाइएगा। 10 को प्रश्न याद करके जाइएगा लेकिन क्लियर हो के जाइएगा। यही कंफ्यूजन में बहुत लोगों का 4 नंबर कम हो जाता है। तो आप कंफ्यूजन नहीं रखिएगा तो 4 नंबर बढ़ जाएगा। तो वही तो 4 और 6 नंबर बढ़ेगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगला बार भी आप लाए होंगे ना। चलिए कोई बात नहीं, अगला देखिएगा। भारत में चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अरे भाई प्रश्न तो 1001 बार पूछा। भारत में चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो ये प्रश्न तो अभी किया। क्या प्रश्न पूछा गया था सो बता दें। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? चिल्का झील। और यहो प्रश्न है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? प्रश्न 1001 बार भी पूछा गया है। तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। क्लियर हो गया ना। चलिए मालाबार तट केरल में स्थित है। ये प्रश्न अभी तक लगभग 11 बार देखा गया है कि एग्जाम में आया है। मालाबार तट याद रखिएगा। मालाबार तट कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। दिमाग बना लीजिए, यहाँ से प्रश्न एक आ रहा है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह है और एक के बैरन द्वीप में स्थित है। ठीक है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भारत में, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। एक सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। 11 बार परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र को प्रायद्वीप कहते हैं। याद है ना,
याद है ना, अभी बताया था हमने। प्रायः क्या बोलते हैं, प्रायः 3 आदमी को नहीं जाना चाहिए, ठीक है, या प्रायः 3 चीज नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो 3 वाला याद रखिएगा, 3 तरफ से जल से घिरे हुए क्षेत्र को प्राय मतलब प्रायद्वीप कर दीजिएगा। प्राय का मतलब प्रायद्वीप कर दीजिएगा, यानी प्राय 3 आदमी को एक साथ नहीं जाना चाहिए। प्राय 3 आदमी को 3 टिकट महाविकट में कहते हैं कि प्राय 3 आदमी एक साथ कहीं मत निकलो, तो वही 3 आदमी है, तो प्राय 3 को प्रायद्वीप कहेंगे, ठीक है। अगला, चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र को द्वीप कहते हैं। यही तो है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना है, द्वीप और प्रायद्वीप। प्रश्न ये झारखंड एग्जाम का ही पूछा गया प्रश्न है। द्वीप में क्या होगा, चारों तरफ से, और प्रायद्वीप में क्या होगा, 3 तरफ से, क्योंकि प्राय 3 आदमी को नहीं जाना चाहिए, तो 3 आदमी नहीं तो प्रायद्वीप है। ऐसे भी देखिए कुछ कुछ बातों को आप बना करके जो है बेस को कंप्लीट रख सकते हैं और उसको पकड़ सकते हैं अच्छी तरह से एग्जाम में, ठीक है। अच्छी तरह से जब आप एग्जाम को कवर अप कर लेंगे तो आपको समझिए कि यहाँ पर कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आपको इसी तरह से देखिए हम सारा चीज़, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, सारा चीज़ को क्लियर कर दिए। तो सामाजिक विज्ञान के जो शिक्षक है उनके लिए तो यह सबसे बेस्ट है, और जो 1 to 5 के शिक्षक है उनके लिए और बेस्ट है कि उनका जीके 30 में 30 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो सभी को जुड़िए, सभी कुछ जुड़ करके तैयारी करना शुरू कर दिए, अभी भी बहुत समय है। सिर्फ 10 दिन भी आप नोट से देखिएगा तो आपको यहाँ से 10 से 20 मार्क्स बढ़ जाएंगे, इसलिए यहाँ से जुड़ने का पूरा उम्मीद रखिए। और भिड़ने का प्रश्न, भारत में 2 द्वीप समूह स्थित है, एक लक्षद्वीप है, एक अंडमान है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, कल हमने बताया था बंगाल की खाड़ी में। और लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है, अरब सागर में। क्लियर रखिएगा याद, प्रश्न दोनों पूछा गया है ना। चलिए आगे देखिएगा। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया आपको, जो जो आया हुआ है। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, ये तो झारखंड टेट में 1 बार आ गया है, बिहार टेट में 5 बार आया है, यूपी टेट में 3 बार आया है, सीजी टेट में 1 बार आया है। देखिए सब टेट में पूछा है, तो माउंट एवरेस्ट को छोड़ के आप मत जाइएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा तीनों चीज, शायद हो सके आपके एग्जाम में आ जाए। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, तो ये नेपाल में है। कहाँ पर है, नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर। क्लियर हो गया ना। चलिए आगे देखिए, कंचनजंगा किस देश में स्थित है, तो देखिए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी वो कौन है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट हिमालय की ऊंची चोटी है, तो कहाँ पड़ता है, नेपाल में। नेपाल में, यानी नेपाल में भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। क्लियर हो गया। लेकिन अब रही बात, यहाँ आ रहा है कंचनजंगा किस देश में स्थित है, तो कंचनजंगा भी जो है हिमालय की ऊंची चोटी है, हिमालय की ऊंची चोटी है, ठीक है। लेकिन यह भारत में, भैया भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में अगर कोई पूछ दे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो वहाँ कंचनजंगा आएगा। और ये पूछ दे नेपाल में सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट एवरेस्ट नहीं याद आएगा, ठीक है। क्लियर, तो सब चीज को आपको क्लियर रहना है। तो कंचनजंगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और यह भारत में स्थित है। क्लियर हो गया ना। चलिए अब देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, अरे भाई अभी तो बताए थे, पुराना चीज कहाँ हो गया है, फेंक दो यार, बेकार हो गया, बेकार, पुराना बेकार। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी, बेकार में ब से बांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहेंगे। क्लियर हो गया ना। चलिए ठीक है, नया जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानेंगे, नया खाना चाहिए जी, नया खाना चाहिए, नया जो भी सीजनल है खाना चाहिए। तो नयका जलोढ़ मिट्टी के क्या कहेंगे, खाना चाहिए, मैंने खादर, खा से खादर और खा से खाना, तो नयका जलोढ़ मिट्टी के खादर कहते हैं। अब बताइए, ये नयका और पुरनका वाला जो है 1001 बार प्रश्न आ गया, और शिक्षक पात्रता परीक्षा में तो अभी तक आप कहिएगा, तो ये सभी राज्यों में आ गया है, सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रश्न यहाँ से निकल के आ गया है। तो आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा, ठीक है। 3 और जल से या समुद्र से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहा जाता है, प्रश्न ये देखिए आपका जेटेट में ही आया था, 2008 में एक एग्जाम लिया गया था जिसको कैंसिल कर दिया गया था, उसमें ही ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो 3 और जल या समुद्र से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो प्राय 3 आदमी को नहीं जाना चाहिए, तो 3 वाला प्रायद्वीप में जाता है। किसमें जाता है, द्वीप में जाता है, प्रायद्वीप में। चारों ओर जल या समुद्र से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, चारों ओर जल या समुद्र से घिरे हुए क्षेत्र क्या कहते हैं, समुद्र, प्रायद्वीप, द्वीप या कोई नहीं। ये आपका बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो चारों ओर जो घिरा हुआ है उसको हम लोग द्वीप कहते हैं, क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। और राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम बताइए, खारे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम बताएं। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है,
चिल्का झील, कुराल झील, पीलीभीत झील या कोई नहीं। तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है चिल्का झील। देखिए अभी आप थ्योरी क्लास देखें ना, उसी का इंपॉर्टेंट थ्योरी में जो आया उसको हमने यहाँ पर एमसीक्यू भी करवा दिया और कहीं कहीं ट्रिक भी आपको दे दिया। सारा चीज़ देखिए सुविधा है इस चैनल पर, आपको जुड़ने की सिर्फ आवश्यकता है और डेली क्लास अगर आप देख लीजिएगा तो आपको तो यहाँ से एग्जाम क्रैक करना 100% गारंटी है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। अगला दिन, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? चिल्का झील स्थित है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कहाँ पर? तो चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थित है। देखिए ज्योग्राफी का अभी हम लोगों ने एक्सरसाइज 2 समाप्त कर दिया। अब एक्सरसाइज फिर इसमें आगे हम लोग 3 को देखेंगे। तो पूरे यहाँ पर क्लास 9 का पूरा पार्ट का एक ही वीडियो में हम लोग यहाँ पर समाप्त करेंगे और यहाँ से आपको बता देते हैं लगभग 10 प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो आप सभी जुड़ करके एक चीज़ बता देते हैं, जेसीईआरटी छोड़ के कुछ मत पढ़िएगा। अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो समझिए कि टाइम पास आपका हो रहा है, इसलिए जेसीईआरटी का यहाँ से नोट्स ले लीजिएगा। आपको अभी यहाँ 700 राशि की गई थी, लेकिन इस विद्यार्थियों को अनुरोध कर देते फिर से यह राशि 500 रुपये की गई है, लेकिन यहाँ पर अब 500 रुपये केवल 500 विद्यार्थियों के लिए दिया गया है। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थियों की यहाँ पर भीड़ हो रही है और बहुत जल्द लोग एडमिशन ले रहे हैं, तो आप भी जल्द से जल्द यहाँ पर एडमिशन लेंगे, नहीं तो समाप्त होने पर यह राशि आपको जो है ये 700 रुपये में मिलने लगेगी। अभी भी यहाँ पर ऑफर है, आप आज ही जुड़ जाइएगा क्योंकि बहुत कम कैंडिडेट बचे हुए हैं। कि नदियों को मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। क्लियर हो गया होगा? भारत की जो नदियां हैं उसको 2 वर्ग में विभाजित किया गया है, 2 भाग में बांटा गया है, 2 जगह क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, कौन कौन है? तो पहला जो है हिमालय की नदियां हैं। भारत की नदियों को 2 वर्ग में बांटा गया है, जिसमें पहला है हिमालय की नदियां और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ठीक है, इन दोनों को अभी हम नीचे देखेंगे, हिमालय की नदियां में कौन आएगा, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां में कौन आएगा, दोनों को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, देखिए नीचे नोट्स सारा कुछ देखिए आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से यहाँ पर बना हुआ है, जो कि अभी झारखंड में चल रहा है और यहाँ से प्रश्न निकल के आना 100% आपको क्लियर है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, इसलिए आपको ये प्रश्न देखना अति आवश्यक होगा। हिमालय की नदियाँ 12मासियाँ नदी होती है जिनमें वर्ष भर पानी रहती है। क्लियर है? हिमालय की नदियाँ जो होती है वो ग्लेशियर के बर्फ के पिघलने से इन नदियों में हमेशा वर्ष भर पानी रहती है, सालों भर पानी रहती है। जिस नदी में 12 मास पानी रहती है उसको 12मासी नदी कहते हैं। एकदम दिमाग में रख लीजिएगा, जिस नदी में सालों भर पानी होती है उसको 12मसिया नदी कहते हैं, या वर्ष भर पानी होती है उसको 12मासी नदी कहते हैं, या 12 महीने पानी रहती है उसको 12मासी नदी कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? देखिए अगला है, प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती है? मौसमी होती है। यह मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर करती है। प्रायद्वीपीय भारत में ज़्यादातर नदियाँ पश्चिम घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो 2 प्रकार की नदियाँ हमारा हुआ था, एक था हिमालय की नदियाँ और एक था प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ठीक है, तो हिमालय की नदियाँ कैसी होती है? 12मासी नदी रहती है, यानी इस नदी में 12 मास पानी रहता है। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कैसी होती है? मौसमी होती है। यह वर्षा पर निर्भर करती है, वर्षा हुआ तो इसमें पानी होगा, वर्षा नहीं हुआ तो इसमें पानी नहीं होगा। क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी यानी सिंधु नदी के बारे में इसमें सिंधु से संबंधित पूरा होगा। देखिएगा यहाँ पर, सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से है। देखिए ये जो नदियां हैं इसको हम लोग उद्गम स्थल को ट्रिक से भी देखेंगे, ट्रिक से भी अभी नीचे देखेंगे। क्लियर हो गया ना? आप सभी कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, देखते रहिएगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के समीप मानसरोवर झील है। यह तिब्बत के पश्चिम ओर से बहते हुए भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, यह तिब्बत के पश्चिम ओर से बहते हुए भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। पूछता क्या है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, बताइए। ठीक है, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के समीप मानसरोवर झील है। यह तिब्बत के पश्चिम से बहते हुए भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। क्लियर हो गया होगा? चलिए अब देखिएगा, अब है सतलज, रावी, चिनाब एवं झेलम नदियाँ, ये सभी सहायक नदियाँ हैं। सिंधु नदी के सहायक नदी कौन कौन है? तो सतलज है, रावी है, चिनाब है और झेलम है। ये पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? तो पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है। तो देखिए प्रश्न कैसे पूछता है, प्रश्न आपको पूछेगा कि सिंधु नदी की सहायक नदी इसमें से कौन कौन है। एकदम यही प्रश्न आया था। ठीक है, सिंधु नदी की सहायक नदी कौन है? 4 ऑप्शन दे देगा आपको। यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या क्या होगा। तो सिंधु की सहायक नदी कौन कौन है? तो सतलज है, रावी है,
चिनाब है एवं झेलम है। याद रखिएगा। सबसे अधिक ऑप्शन देखिए अभी तक कौन देता है, तो सबसे अधिक ऑप्शन सतलज का आता है और रावी का आता है, लेकिन सबसे अधिक सतलज सबसे अधिक बार दिया गया है। ठीक है, तो सिंधु नदी की सहायक नदी बताने के लिए अब आपको दिक्कत नहीं होगा। तो सिंधु नदी एक कौन सी नदियों में है, तो हिमालय की नदियों में है, प्रायद्वीपीय नदियों में नहीं चल रहे हम लोग। ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ पर सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है और यह संसार की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर। याद रखिएगा, यह नदी अरब सागर में जाकर के गिरती है। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर आपके लिए ट्रिक बनाया हुआ है। एक याद रखिएगा, आपके अगल बगल में बहुत से लड़के होते हैं, वो एसएसबी में बहाल हो जाते हैं। किसमें? एसएसबी। याद रखिएगा, एसएसबी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं सशस्त्र सीमा बल। एक पुलिस है जो कि यहाँ पर आपका अर्धसैनिक बल होता है, सीआरपीएफ बीएसएफ के जैसा। तो आप जो उद्गम स्थल है उसको याद रखने के लिए याद रखिएगा कि एसएसबी मानस है। एसएसबी में कौन है? एसएसबी में जो लड़का है उसका नाम क्या है? मानस है। एसएसबी में जो नौकरी करता है उस लड़का का नाम मानस है। इस पर बहुत सा अच्छा ट्रिक आपको बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर एसएसबी का मतलब है क्या, तो एक केस का मतलब है सिंधु नदी, एक केस का मतलब है सतलज नदी और एक बी का मतलब है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, यानी सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और इसमें लगा हुआ है मानस। ठीक है, मानस, तो मानस का मतलब है मानसरोवर झील तिब्बत। यानी सिंधु नदी हो या सतलज नदी हो, ब्रह्मपुत्र नदी हो, इसका उद्गम स्थल कौन है, तो मानसरोवर झील तिब्बत है। आपको याद कर लेना है। ये एसएसबी कोई पद नहीं दिखा रहा था, एसएसबी कोई पद नहीं दिखा रहा था, ये क्या था? उद्गम स्थल था। क्या था आपका? उद्गम स्थल। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानस, मानस मतलब मानसरोवर झील, मानस का मतलब है मानसरोवर झील तिब्बत में ये है। ठीक है, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील तिब्बत है और यहाँ पर सतलज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील तिब्बत है और ब्रह्मपुत्र नदी का भी उद्गम स्थल मानसरोवर झील तिब्बत है। तो इस एसएसबी से हमने 3 नदियों के उद्गम स्थल का नाम याद कर लिया है। एसएसबी मानस है। आप एक बार 2 बार लिखिएगा, हर बार आपको लाइफ टाइम याद हो जाएगा, कभी भी भुलाइएगा नहीं। और 3 नदियों का उद्गम स्थल देखिए आपको आज हमने बता दिया है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जेटेट परीक्षा में लोग निकाल सके। ठीक है, अब देखिएगा, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील तिब्बत है। ये तो अभी हमने क्लियर किया। ये किस सूत्र से हुआ, तो ये एसएसबी मानस है। ये ट्रिक से क्लियर हो गया था। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, मानस का मतलब मानसरोवर झील तिब्बत। क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न है, किस प्रकार की नदियों में सालों भर पानी होता है? प्रश्न कहाँ आया है? यूपी टेट में 2 बार, सीजी टेट में 1 बार, बिहार टेट में 1 बार। तीनों जगह आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछ दिया गया है। आप सभी इस प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। तो किस प्रकार की नदियों में सालों भर पानी होता है? प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, हिमालय की नदियाँ, दोनों या इनमें से कोई नहीं। अभी देखिए, आपको हम क्लियर कहते हैं, भारत में नदियों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और एक हिमालय की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कैसी होती है? अभी आप सुने होंगे, ये मौसमी होती है। मौसमी कहने का मतलब क्या होता है कि ये वर्षा पर निर्भर करती है, वर्षा पर निर्भर करती है। अगर बरसात आया तो पानी खूब, और वर्षा नहीं हुई तो पानी इसमें खत्म हो जाता है। ठीक है, और हिमालय की नदियाँ कैसी होती है? तो ये 12मासी नदी होती है। हिमालय की नदियाँ कैसी होती है? 12मासी नदी होती है। 12मासी का मतलब है कि इसमें 12 महीना पानी मिलता है। क्यों मिलता है? ये यहाँ पर बर्फ से ढकी हुई रहती है, गंगोत्री हिमनद से निकलती है। हिमनद मतलब यहाँ पर हिम का नदी है, इसलिए इसमें वर्ष भर पानी चलते रहता है। क्लियर हो गया हो आपको? तो किस प्रकार की नदियाँ में सालों भर पानी रहता है? तो हिमालय की नदियाँ में। किस प्रकार की नदियाँ को 12मासी नदी कहते हैं? तो हिमालय की नदियों को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है बताना है मानसरोवर झील तिब्बत, अमरकंटक का पठार, अरब सागर या कोई नहीं। ठीक है, तो अभी आपने देखा था एसएसबी, नाम याद होगा। एसएसबी कौन था? मानस था। यानी सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तीनों का उद्गम स्थल मानस का मतलब मानसरोवर झील तिब्बत है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन होगा? राइट आंसर ए होगा, मानसरोवर झील तिब्बत है। ये सीजी टेट में आपका 2 बार, यूपी टेट में 1 बार और बंगाल टेट में 2 बार पूछा गया प्रश्न है। आप सभी जरूर देख के जाइएगा एग्जाम में। और हो सके तो आपको जैसी वीडियो मिलता है तो देखिए, हम इसी तरह से पीडीएफ पर आपको सारे क्लासेज और पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे साथ जरूर जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, एग्जाम का अगर
2 से 3 दिन भी बचा हुआ तो आपको हम ये बता देते हैं कि JCERT का नोट्स ले करके आप पढ़ करके ही जाइएगा। आपको किसी भी तरह से 10 नंबर यहाँ आप जो लाना चाह रहे हैं, अगर आपने टारगेट 90 का रखा है तो आपको 100 आने वाला है, और 80 का रखा है तो आपको 90 आने वाला है। 10 नंबर किसी तरह से बढ़ेगा, तो इस 10 नंबर के लिए आपको 499 रुपये में नोट लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला है घाघरा, गंडक, यमुना तथा कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है। ये गंगा की सहायक नदी है। अभी हमने सिंधु की सहायक नदी के बारे में बताया था, कौन था? सतलज, रावी, चिनाब और ब्यास था ना। अगला है यमुना नदी हिमालय की यमुनोत्री हिमालय से निकलती है, ठीक है। गंगा नदी गंगोत्री और यमुना नदी यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। क्लियर याद रखिएगा, यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। सुंदरबन डेल्टा, वहाँ पर पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। सुंदरबन डेल्टा का नाम क्यों लिया गया है? तो वहाँ पर एक पादप पाया जाता है जो सुंदरी नाम से है, तो इसलिए इसको सुंदरबन डेल्टा का नाम पड़ा है। अगला है सुंदरवन संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है जहाँ रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। यही प्रश्न देखिए पूछा गया था कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, तो वो कौन है? सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा है। और रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो ये सुंदरवन का डेल्टाई क्षेत्र में पाया जाता है रॉयल बंगाल टाइगर। क्लियर हो गया? चलिए प्रश्न देख लीजिएगा। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? मृत डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम डेल्टा या कोई नहीं, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो आपका सुंदरवन का डेल्टा है ना। देखिएगा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है तो वहाँ एक विशाल डेल्टा का निर्माण होता है जिसको सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। याद रखिएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है तो वहाँ एक विशाल डेल्टा का निर्माण होता है जिसको सुंदरवन का डेल्टा के नाम से जाना जाता है ना। अब देखिए, सिंधु नदी तंत्र हो गया, गंगा हो गया, अब हम आ गए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। किसमें आ गए? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील तिब्बत है, ठीक है, अभी पढ़े थे। SSB सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। SSB में कौन था? मानस था। मानस का मतलब मानसरोवर झील तिब्बत है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील तिब्बत है। आपने 3 नदियों का उद्गम स्थल याद कर लिया, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का अधिकतम भाग भारत के बाहर है। ब्रह्मपुत्र नदी का अधिकतम भाग जो है भारत के बाहर है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो तथा बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, प्रश्न याद रखिएगा। और बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल बताइए। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील तिब्बत, अमरकंटक का पठार, दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो आपको याद रखना है SSB मतलब S से सिंधु, S से सतलज और B से ब्रह्मपुत्र, यानी सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलता है? मानस न था, यानी मानसरोवर झील तिब्बत। इसका आंसर होगा मानसरोवर झील तिब्बत। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? गोदावरी, कावेरी, यमुना या कोई नहीं, ठीक है। यहाँ राइट आंसर इसका यमुना है। अगला देखिएगा, एक ट्रिक और याद रखिएगा। बहुत लोग कहते हैं, सुने होंगे आप लोग, हमारा सनम अमर रहे। बहुत बार आदमी लोग कहता है कि आपका सनम कैसा रहेगा, तो बोलते हैं हमारा सनम अमर रहे, मतलब हमेशा जिंदा रहे, कभी न मरे, ठीक है। अधिकतर महिलाएं लोग यही कहते हैं कि हमारा सनम क्या रहे? अमर रहे। आप लोग भी कहते होंगे, ठीक है। तो इससे देखिए, ये कहते हैं तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन इससे यहाँ पर एक चीज़ आपको याद हो जाएगा जो कि आपके एग्जाम में 2 नंबर आ जाएगा। तो आप इसको आज से और भी याद रख लीजिएगा कि हमारा सनम अमर रहे। कैसे रहेगा देखिए, तो एक स का मतलब है सोन नदी, ये न का मतलब है नर्मदा नदी, और ये म का मतलब है महानदी, ठीक है। और अमर का मतलब है अमरकंटक की पहाड़ी, ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। यानी अब क्या हो गया, तो सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी तीनों का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक के पठार, अमरकंटक की पहाड़ी, मध्य प्रदेश। क्लियर? तो आपसे पूछेगा कि सोन नदी का उद्गम स्थल बताइए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल बताइए, महानदी का उद्गम स्थल बताइए। तो कहाँ है सोन नदी का उद्गम स्थल? अमरकंटक के पहाड़ी। नर्मदा नदी का अमरकंटक के पहाड़ी, महानदी का अमरकंटक के पहाड़ी, ठीक है। सनम अमर रहे, याद रखिएगा, सनम रहे अमर, ठीक है। और SSB मानस है। ये 2 गो से आपको कै गो, यहाँ 20 से 30 प्रश्न बनेगा, 20 से 30 प्रश्न रहेगा ये दोनों ट्रिक से। तो आपको देखिए हम क्या करते हैं, जहाँ जैसा जरूरी है, जहाँ ट्रिक भी है, जहाँ ऑब्जेक्टिव का पूरा डिटेल्स भी है, तो आपको यहाँ से जुड़ने के बाद तो हम आपको बताते हैं कि आप चाहे 1 से 5 की तैयारी कर रहे हैं,
चाहे 6 से 8 की तैयारी करें, पक्के आपको 20 नंबर जो भी लाते होंगे उसमें 20 नंबर आपका इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब यहाँ पर बना हुआ है सनम। सनम का मतलब एस से सोन नदी, न से नर्मदा नदी, म से महानदी, अमर रहे। अमर का मतलब अमरकंटक की पहाड़ी, मध्य प्रदेश। क्लियर। चलिए अब देखिएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी से एक प्रश्न देखिए बार बार आता है, इसलिए गोदावरी नदी को याद रखिएगा आप लोग। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। यह नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर के नासिक जिले के पश्चिम घाट की ढाल से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे जो बड़ी नदी है वो गोदावरी है। अब देखिएगा दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी। देखिए ये प्रश्न जो है ना 1001 बार पूछा गया, आप याद रखिएगा 1001 बार पूछा गया है कि वृद्ध गंगा के नाम से किसको जानते हैं, दक्षिण गंगा के नाम से किसको जानते हैं, तो वह है गोदावरी नदी। जिस प्रकार उत्तर भारत में महत्व गंगा नदी का है, उत्तर भारत में किसका महत्व है, गंगा नदी का, उसी तरह दक्षिण भारत में जो है यहाँ पर वृद्ध गंगा का है। ठीक है, दक्षिण भारत में जो है यहाँ पर वृद्ध गंगा को, गोदावरी नदी को। ठीक है, तो जिस प्रकार उत्तर भारत में गंगा नदी का महत्व है उसी प्रकार दक्षिण भारत में गोदावरी नदी का भी महत्व है। ठीक है, तो ये गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यही वाला प्रश्न कि वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, ये प्रश्न अब तक 1001 बार पूछ दिया गया है। ठीक है, तो वृद्ध गंगा के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये गोदावरी नदी को जाना जाता है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी अगर कोई पूछे तो क्या बताइएगा, गंगा। अगर उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो क्या बताइएगा, गंगा। याद रखिएगा दक्षिण भारत की गोदावरी और उत्तर भारत की गंगा है। गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है तथा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। किस नदी के दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। देखिए प्रश्न बार बार पूछा गया है, 1001 बार पूछा गया है। यूपी टेट में 2 बार, राजस्थान टेट में 1 बार, हरियाणा टेट में 1 बार, झारखंड टेट में 1 बार पूछा गया प्रश्न। ठीक है, तो किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं, तो वो है आपको दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को हम लोग जानते हैं। गोदावरी नदी को एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपका छपेगा ही छपेगा। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा या सभी, तो ये गोदावरी नदी का आएगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी में। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है बताना है, गोदावरी, महानदी, कावेरी या यहाँ पर है गंगा नदी। ठीक है, तो जिस प्रकार उत्तर भारत में कौन किसका महत्व है, गंगा का, तो दक्षिण भारत में किसका महत्व है, दक्षिण भारत में गोदावरी का। किसका महत्व है, गोदावरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखिएगा, जम्मू तथा कश्मीर की वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से निर्मित हुई है। यह मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। ठीक है, तो मीठे पानी की झील कौन है, सबसे बड़ा वुलर झील। वुलर झील जो है मीठे पानी की झील है और यह कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा मीठे पानी की झील वुलर झील है और यह कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है और सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दोनों प्रश्न पूछे गए थे, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो वुलर झील आपका कहाँ पर है, तो वुलर झील जो है आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और यह एक प्राकृतिक झील है। ठीक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन है, वुलर झील, पामा झील, जावा झील है, कोई नहीं। तो वुलर झील जो है मीठे पानी की सबसे प्राकृतिक झील है। सोन नर्मदा महानदी का उद्गम स्थल बताइए, सोन नर्मदा और महानदी का उद्गम स्थल बताइए। तो आपको याद होगा सनम, क्या याद होगा, सनम। सनम हमारा क्या रहेगा, अमर रहेगा, यही नारा है, सनम अमर रहे। यानी सोन नदी, अमर का मतलब है अमरकंटक का पठार या पहाड़ी, तो सोन नदी अमरकंटक के पहाड़ी से, नर्मदा नदी अमरकंटक के पहाड़ी से और महानदी ये भी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलता है। ठीक है, तो ये तीनों नदियां अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। तो ज्योग्राफी का यहाँ पर क्लास एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज 4 का सभी प्रश्नों को एक बार देखेंगे। अब इसमें आपको हम बता दें कि यदि आप 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका जीके सेक्शन के अंतर्गत काम करेगा और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी करें तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत काम करेगा। देखिए एक बार हमारी टीम ने फिर से निर्णय लिया है, आपकी राशि बढ़ाई गई थी लेकिन स्टूडेंट को अनुरोध को देखते हुए आपकी राशि अब 500 विद्यार्थियों के लिए 500 रुपये कर दिए गए हैं, जिसमें विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यदि आप जुड़ना है तो जल्दी जुड़िएगा क्योंकि यहाँ अब ज़्यादा कैंडिडेट नहीं बचे हैं। तो
500 विद्यार्थियों को ही 500 रुपये में दिए जाएंगे। इसके बाद यह राशि 700 रुपये हो जाएगी। तो आज यह राशि देखिए, आज यह सीट फुल हो सकती है, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? भारत की जलवायु किस प्रकार की है? यूपी टेट में यह प्रश्न अब तक 8 बार पूछा गया है, बिहार टेट में 1 बार पूछा गया है, सीजी टेट में 1 बार पूछा गया है और असम टेट में भी 1 बार पूछा गया है। तो देखिए, भारत की जलवायु बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके भी एग्जाम में हो सकता है कि आ जाए। तो भारत की जलवायु किस प्रकार की है? मानसूनी, समशीतोष्ण, उष्ण या शीत। ठीक है, तो भारत की जलवायु जो है मानसूनी जलवायु है। यहाँ मानसून जो है अलग अलग होते रहता है, जिसके कारण यहाँ की जलवायु पर अंतर पड़ते रहता है। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? ठीक है, देखिए ये प्रश्न आपका जो है सीजी टेट में 3 बार पूछा है। ठीक है, बिहार टेट में 2 बार पूछा है और यहाँ पर अगर उत्तराखंड टेट की बात कीजिएगा तो 1 बार ही प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, भारत में मानसून का आगमन कब से होता है? मई के प्रारंभ से, जून के प्रारंभ से, जुलाई के प्रारंभ से या अगस्त के प्रारंभ से। ठीक है, देखिए प्रश्न है आगमन, आगमन माने आना। ठीक है, तो भारत में जो मानसून आती है वो यहाँ पर 9 जून से प्रारंभ माना जाता है। कितना से माना जाता है? 9 जून से प्रारंभ माना जाता है मानसून का आगमन। ठीक है, जून से। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जून के प्रारंभ से, यानी जून से ही मानसून का आगमन की शुरुआत होता है 9 जून से। और झारखंड में कितने जून से कहा जाता है? तो 15 जून से, झारखंड में 15 जून से, यानी आंसर इसका जून होगा। जून के प्रारंभ से होगा तो जून के प्रारंभ से शुरुआत होता है, तो आंसर इसका जून हो गया। ठीक है, भारत में किससे एक सूत्र में बांधने वाला समझा जाता है? भारत में किससे एक सूत्र में बांधने वाला समझा जाता है, आपको बताना है। देखिए प्रश्न बहुत ही अटपटा है, आपको लगेगा मानसून, हिमालय, गंगा या कोई नहीं। ठीक है, तो भारत में किससे एक सूत्र में बांधने वाला समझा जाता है? तो देखिए भारत में एक सूत्र में कौन बांधता है? मानसून। कौन बांधता है? मानसून। कैसे बांधता है? तो बांधता ऐसे है कि आप देखिएगा भारत को एक सूत्र में, जैसे भारत में यदि ठंडी स्टार्ट हुआ, ठंडा का प्रारंभ हुआ, तो आपका दिल्ली में भी अगर ठंडा पड़ रहा है तो आपके झारखंड में भी ठंडा पड़ रहा है, यानी पूरा दिल्ली से लेकर झारखंड तक एक ही सूत्र में बंध गया और सभी जगह सुनिएगा ठंडा पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? ठंडा। अगर बरसात का मौसम है तो आप देखिएगा, या गर्मी का मौसम है तो आप यदि यहाँ पर झारखंड में हैं तो झारखंड में भी गर्मी पड़ रहा है, तो आपका दिल्ली में भी पड़ रहा है। झारखंड से दिल्ली तक एक सूत्र में बंध गया है पूरा इंडिया, और वो गर्मी का मौसम हो गया है। तो ये एक सूत्र में बांधता कौन है? जलवायु बांधता है। कौन बांधता है? जलवायु जो होता है वो बांधता है। और जलवायु किस पर निर्भर करता है? मानसून पर निर्भर करता है। ठीक है, तो एक सूत्र में कौन बांधता है? मानसून बांधता है। ठीक है, एक सूत्र में मानसून बांधता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले 2 महीना कौन से हैं? भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले 2 महीना कौन से हैं? अप्रैल मई, ये तो गर्मी का महीना होता है। ये किसका महीना होता है? गर्मी का महीना होता है। मई जून, ये भी गर्म का ही महीना होता है। जून शुरुआत माना जाता है, तब भी इसमें उतनी वर्षा होती नहीं है। ठीक है, जून जुलाई, क्या है? जून जुलाई। देखिए जून में तो वर्षा नहीं होती है, बहुत कम वर्षा होती है, लेकिन जुलाई से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जून में कम वर्षा, जुलाई से हो जाता है। तो यहाँ पर 2 महीना माना गया है, तो जून तो स्टार्ट होता है, ये इसमें नहीं होता है, लेकिन जुलाई। ठीक है, तो यहाँ पर 2 महीना में हो जाएगा जुलाई और अगस्त, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। जुलाई और अगस्त 2 महीना जो है, ये 2 महीना जो है सर्वाधिक वर्षा वाला मौसम है। ठीक है, तो जुलाई और अगस्त 2 महीना जो है सर्वाधिक वर्षा वाला 2 महीना इसको माना जाएगा। ये प्रश्न कहाँ पर पूछा गया था? तो ये प्रश्न आपका बंगाल टेट में 2 बार, उड़ीसा टेट में 1 बार और सीजी टेट में 1 बार पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको हम किस तरह से करवा रहे हैं। आपको हम यहाँ पर विभिन्न राज्यों के जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पूछे गए वो भी बता रहे हैं, साथ ही साथ आपको JCRT टेक्स्ट बुक का भी पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ से नोट्स परचेज करके पढ़ना तो कभी भूलिएगा ही नहीं, भूलिएगा। ठीक है, लेकिन अभी ऑफर हम लोग क्या दे रहे हैं कि नोट्स जिनको दे रहे हैं उनके साथ ही उतनी ही राशि में आपको जो है यहाँ पर क्लास भी प्रोवाइड करवा दी जा रही है। ठीक है, आपको क्लास भी दे दिया जा रहा है, उसका वीडियो भी आपको यहाँ पर बना करके दे दिया जा रहा है, जिससे कि आप यहाँ पर PDF देखने के बाद अगर उसका वीडियो देखेंगे तो आपका रिजल्ट जानते हैं क्या होगा? 101% हो जाएगा। लेकिन खाली PDF पढ़ेंगे और रटेंगे ना तो उससे रिजल्ट ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, इसलिए आपको दोनों चीज़ ही हमारी टीम प्रोवाइड कर रही है। तो आप सभी अभी कभी जरूर जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है सिलचर, चेरापूंजी, मासिनराम या है आपका गुवाहाटी, कहाँ होता है? ठीक है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? प्रश्न
1000 एक बार आ गया है, हो सके कि आपके एग्जाम में आ जाए। और सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में एक बार से ज़्यादा प्रश्न पूछा गया, ठीक है। जहाँ तक कि आपका झारखंड टेट में भी ये आया हुआ प्रश्न है, ठीक ना। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मासिन राम में होती है। और मासिन राम कहाँ है, मेघालय में स्थित है, जो कि यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है, सबसे अधिक वर्षा होती है। लू शब्द का क्या अर्थ है, लू शब्द का क्या अर्थ है आपको बताना है, ठीक है। लू शब्द का क्या अर्थ है आपको बताना है। ठंडी हवा, गर्म हवा, बर्फीली हवा या कोई नहीं, ठीक है। तो लू जो होता है यह गर्मी के महीना में चलता है, गर्मी के महीना में चलता है। और कब कहते हैं, जब गर्म हवा ज़्यादा तेज़ चलती है, गर्म हवा जब ज़्यादा तेज़ चलती है तो उसी का नाम हम लोग क्या देते हैं, लू देते हैं, उसी को क्या कहते हैं, लू देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लू शब्द का अर्थ है गर्म हवा से, किससे अर्थ है, गर्म हवा जो चलता है उसी को हम लोग लू कहते हैं, ठीक है। मार्च से मई तक भारत में कौन सी ऋतु होती है, मार्च से लेकर के मई तक भारत में कौन सी ऋतु होती है, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु या शरद ऋतु, ठीक है। तो देखिए मार्च से जो स्टार्ट मेरा हो जाता है, मार्च यहाँ पर मार्च जैसे ही होता है, आपको मैंने क्या कहा जाए, होली के बाद यहाँ पर, ठीक है, फागुन के बाद कह लीजिए, ठीक है। तो मार्च से मई तक वो गर्मी पड़ना शुरू हो जाता है, गर्मी पड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु आ जाता है, ग्रीष्म ऋतु चरम सीमा पर आ जाता है। तो मार्च से लेकर मई तक यदि कोई बोलेगा तो उस ऋतु का नाम हो जाएगा, गर्मी आता है, और गर्मी को हम लोग कहेंगे ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म ऋतु इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, भारत में शीत ऋतु का समय कब से कब तक रहेगा, भारत में शीत ऋतु, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो जलवायु है वो यहाँ पर कितने प्रकार की है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ ज़्यादा करके 3 प्रकार को देखते हैं। आपको यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, और इसी को कहते हैं हम लोग यहाँ पर शीत ऋतु, ठीक है, शीत ऋतु कहते हैं, ठीक है। और एक बसंत भी आता है, ठीक। तो ग्रीष्म ऋतु आपका कब से स्टार्ट होता है, तो ग्रीष्म ऋतु आप देखिएगा तो आपका फरवरी लास्ट से, यानी मार्च से कह लीजिए, मार्च से लेके आपको मई लास्ट तक इसको ग्रीष्म ऋतु में जानते हैं। और वर्षा ऋतु कब से प्रारंभ होता है, जून से ना, जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, मान लीजिए सितंबर तक आपको वर्षा ऋतु का आगमन माना जाता है, ठीक है। और सितंबर से लेकर के आपको जो नीचे आता है वो फरवरी तक, वो आपका शीत ऋतु माना जाता है, शीत ऋतु माना जाता है, ठीक है। तो आपको शीत ऋतु ही बोला गया था। तो शीत ऋतु कब होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए नवंबर, मान लीजिए सितंबर, नवंबर से फरवरी तक। तो इसमें ऑप्शन एक ही आ रहा है। तो जुलाई से सितंबर तक तो शीत ऋतु नहीं होता है, जुलाई से तो वर्षा ऋतु होता है। मार्च से मई तक तो ये ग्रीष्म ऋतु होता है। एक ही ऑप्शन बच रहा है, नवंबर से फरवरी तक, इसको कह सकते हैं आप, इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। तो नवंबर से फरवरी तक अच्छा आंसर है, राइट आंसर बी हो जाएगा। किन क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में अधिक अंतर पाया जाता है, किन क्षेत्रों में रात और दिन के तापमान में अधिक अंतर या तापांतर पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में, मरुस्थल में, केरल में, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। देखिए तापांतर का मतलब क्या है, याद रखिएगा, तापांतर ना, तापांतर का मतलब है ताप का अंतर बहुत ज़्यादा होता है दिन रात में, एक 24 घंटा में ताप का अंतर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये कौन सा एरिया होता है जहाँ ताप का अंतर ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। देखिए ताप का अंतर ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो आप रेगिस्तानी इलाकों में चले जाइएगा। किस इलाके में चाहिएगा आप, रेगिस्तानी इलाकों में जब आप जाएंगे, रेगिस्तानी इलाकों में, तो उन इलाकों में क्या होता है ना, रेगिस्तानी इलाकों में जो बालू होते हैं, बालू ना, वो बहुत ज़्यादा गर्म भी होता है, बहुत ज़्यादा गर्म भी होता है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी होता है, ठीक है। तो ये गर्मी और ठंडा जो हो रहा है, तो इसमें ताप का क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है, ताप का अंतर हो रहा है, उसी को तापांतर कहेंगे, ठीक है। तो अब देखिए वहाँ पर क्या होता है, तो दिन के समय 12 बजे के बाद आप शाम को यहाँ पर 5-6 बजे तक देखिएगा तो तापमान जो है आपका 42 डिग्री 44 डिग्री आ जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही शाम के बाद फिर 8 बजे के बाद देखिएगा तो सुबह 5 बजे तक में आपको ताप का अंतर यह 24 से 25 डिग्री तक आ जाता है। देखिए कितना अंतर है ताप का, बहुत अंतर है,
ना। तो ये किसमें, मरुस्थल एरिया में होता है, जहाँ बालू वाला क्षेत्र है वहाँ पर अंतर होता है। तो ये कहाँ अंतर होता है, तो बालू वाला क्षेत्र थार का मरुस्थल यानी मरुस्थल में होता है, तो मरुस्थल ही इसका आंसर है। जबकि समतली इलाका, मैदानी इलाके में ऐसा नहीं होता है। दिन का तापमान अगर 34 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पर खूब तापमान होगा तो 32 डिग्री या 33 डिग्री हो जाता है भोर में, ठीक है। लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ता गिरता है, इसीलिए तापांतर में वहाँ अंतर होता है, तो थार के मरुस्थल में होता है, ठीक ना। चलिए अगला देखिएगा। जिस जगह का दिन और रात का तापमान एक जैसा होता है, जिस जगह का दिन और रात का तापमान एक जैसा होता है, एक किस जगह का तापमान, ठीक है, किस जगह का तापमान दिन और रात का एक जैसा होता है, केरल का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, दोनों या कोई नहीं। तो केरल, अंडमान इसे समतल मैदानी इलाका है, तो दिन और रात का तापमान एक ही होता है, राइट आंसर दोनों हो जाएगा। हाँ ठीक है, राइट आंसर दोनों हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति ऊंचाई की ओर जाता है तब वहाँ का तापमान होता है, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, या सभी, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति ऊंचाई की ओर जाता है तब वहाँ का तापमान क्या होता है, घटता है। जैसे जैसे आप ऊंचे स्थान पर जाइएगा तो वहाँ टेम्परेचर डाउन होते रहता है, ठीक है। आपको हम बता दें, झारखंड राज्य की ही बात मैं बता देता हूँ। झारखंड राज्य के महुआ दाड़ इलाके में चले जाइए, महुआ दाड़ और नेतरहाट इलाके में चले जाइए, ठीक है। नेतरहाट इलाके में चले जाइए। यह जो स्थान है बहुत ऊंचा नीचा स्थान है, बहुत ही ऊंचा नीचा स्थान है, बहुत नीचा भी स्थान पर लोग बसे हुए हैं और बहुत ऊंचे स्थान पर भी लोग बसे हुए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बता देते हैं, देखिए जब नेतरहाट आप जाते हैं, नेतरहाट जाते हैं तो वहाँ का तापमान क्या पाया जाता है, तापमान क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है, कम पाया जाता है। क्यों, क्योंकि वह ऊंचाई पर स्थित है, क्योंकि वह किस पर स्थित है, ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर, तो नेतरहाट से जैसे ही आप उतरते हैं तो ये यहाँ पर मान लीजिए कि 200 फीट के ऊंचा पर है, और 200 फीट से जैसे आप नीचे उतरिएगा तो यहाँ आपका पसीना बहने लगेगा, क्या होने लगेगा, पसीना बहने लगेगा। लेकिन जैसे 200 फीट ऊपर आप जब वहाँ पर जा कर के रहने लगेगा तो वहाँ आपको एक चादर भी ओढ़ना पड़ सकता है, एक चादर भी ओढ़ना पड़ सकता है। इसी तरह से झारखंड का एक और इलाका है जिसका नाम है ओरछा पाट, ओरछा पाट, ठीक है। ये कहाँ है, महुआ दाड़ में है। यहाँ जो ऊपर रेंज है आपका, यहाँ ओरछा पाट, यहाँ जो है आपको गर्मी के दिन में भी जो है बरसात और ठंडी लगते रहता है, और यहाँ पर एक चादर हमेशा ओढ़ना पड़ता है। गर्मी के दिन की भी बात हम बता रहे हैं, ठंडी में क्या होता होगा वो तो आप समझ सकते हैं। तो ऊंचाई जाने पर तापमान घटता है, जो ऊंचे क्षेत्र पर लोग बसे हैं वहाँ का तापमान कम है, इसलिए आंसर हो जाएगा घटता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाले आभासी बल को क्या कहते हैं, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाले आभासी बल को क्या कहते हैं, अपकेंद्रण बल, आभासी बल, कोरियालिस बल, या कोई नहीं। तो इसको हम लोग कहते हैं कोरियालिस बल, क्या कहते हैं, कोरियालिस बल कहते हैं। पवन उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाते हैं, इस नियम को क्या कहते हैं। पवन जो है उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, इस नियम को क्या कहते हैं, कोरियालिस बल, न्यूटन का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, फेरेल का नियम, या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको पवन उत्तरी गोलार्ध में जो होता है, उत्तरी गोलार्ध में ये जो है आपका दाहिनी की ओर, दाहिनी की ओर, ठीक है, दाहिनी की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध जब आता है तो ये बाईं की ओर चला जाता है ना, विक्षेपित होता है, घूम जाता है, इस नियम को क्या कहते हैं। तो कोरियालिस बल तो एक बल के घूमने के कारण होता है, न्यूटन का नियम तो न्यूटन का गति का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम तो पिंड का आकर्षण का नियम है। तो यहाँ पर बचा एक फेरेल का नियम, ठीक है। यही फेरेल का नियम बताता है कि पवन उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर घूम जाता है। वो नियम किसका है, फेरेल का नियम है, याद रखिए। फेरेल का नियम कहाँ कहाँ, तो सीजी टेट में एक बार पूछा, और बंगाल टेट में एक बार पूछा, उड़ीसा टेट में एक बार पूछा, ठीक है। तो ये फेरेल का नियम भी आता है। तो देखिए हम आपको यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करवा दे रहे हैं, जहाँ से सारा ऐसा कवर अप करवा दे रहे हैं कि आपका एग्जाम में छूटने की कोई संभावना ही नहीं रहेगी। तो आप सभी को जैसे ही यह वीडियो मिलता है, जब भी मिलता है, तो आप एग्जाम में जाने से पहले हैं JCERT का नोट्स और सारा वीडियो देख करके ही जाएँ। आपको 2-3 भी समय है तो आप नोट्स देख सकते हैं, क्योंकि JCERT में प्रश्न देखिए कम होते हैं और प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए अभी कभी जुड़ जाइएगा। ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी रूप से एक स्थान पर बहने वाली गर्म जलधारा को किस नाम से जानते हैं, ठीक है। ठंडी रूप से अस्थायी पर बहने वाली गर्म जलधारा, एक ही स्थान पर बहने वाली गर्म जलधारा को किस नाम से हम लोग जानते हैं, ये पूछ रहा है, ठीक है। एल नीनो, फेरेल,
चक्रवात या कोई नहीं। ठीक है, तो एक ही जगह पर बहने वाले जो गर्म जलधारा है, एक ही स्थान पर बहने वाली जो गर्म जलधारा है उसका नाम है एल नीनो। उसका नाम क्या है? एल नीनो। ठंडी स्थान, एक ही स्थान पर बहने वाली गर्म जलधारा को हम लोग एल नीनो के नाम से जानते हैं। ठीक है, मानसून का समय माना जाता है, मानसून का समय माना जाता है जून से जुलाई तक, जून के प्रारंभ से मध्य सितंबर तक, मई से लेकर अगस्त तक, कोई नहीं। ठीक है, देखिए जून और जुलाई तक, जून तो देखिए मानसून का समय आ ही जाता है लेकिन ये जुलाई तक नहीं रहता है। ठीक है, मानसून जुलाई तक नहीं माना जाता है, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। ठीक है, जून से प्रारंभ होकर मानसून आपको 4 महीना इसमें टाइम लेगा, 4 महीना रहता है। ठीक है, तो 4 महीना में हो गया जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। यानी अगर जून से लेते हैं तो आपका सितंबर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? सितंबर। तो जून के प्रारंभ से मध्य सितंबर तक, बिल्कुल सही आंसर देखिए आपका बी मिला, जून से लेकर सितंबर तक। ये मई से अगस्त, ये भी कैंसिल है, ये कोई नहीं, ये भी कैंसिल है। आंसर होगा जून के प्रारंभ से मध्य सितंबर तक होगा, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 100 से 120 दिनों तक का मानसून का समय होता है। 100 से 120 यानी दिनों, तो एक महीना में कितना दिन होता है? 30 दिन होता है। 120 लिख रहा है तो 4 महीना, तो 30 के 120, 4 महीना। तो जून से स्टार्ट कीजिए ना आप, जून 1 महीना, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो यही जो है मानसून का समय माना गया है। अगला थोड़ा नोट्स है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, मानसून की वापसी क्रमशः दिसंबर के पहले सप्ताह से जनवरी के पहले सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस दौरान देश के शेष भाग में शीत ऋतु रहता है। देखिए जैसे ही मानसून का चेंज होता है उत्तर से दक्षिण, तो उस दौरान इधर भी मौसम चेंज हो जाता है। शीत ऋतु उत्तरी भारत में मध्य नवंबर से शुरू होकर फरवरी तक रहती है। शीत ऋतु कब तक रहती है? तो ये नवंबर से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, नवंबर से प्रारंभ हो जाता है ठंडी, और ये कब तक रहती है? तो फरवरी तक रहती है। ठीक ना, फरवरी तक रहती है। भारत में दिसंबर तथा जनवरी सर्वाधिक ठंडा महीना होता है। भारत में जनवरी तथा दिसंबर सर्वाधिक ठंडा महीना होता है ना। तो दिसंबर और जनवरी सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, और नवंबर जो होता है बीच में रहता है। इसलिए नवंबर में लोग क्या करते हैं, ना ज़्यादा ठंडा रहता है ना ज़्यादा गर्म रहता है। इसलिए इस समय में क्या होता है, तो शादी विवाह लोग आजकल बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मौसम जो है अनुकूल माना जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पर ये क्या है आपको, दिसंबर और जनवरी का सर्वाधिक ठंडा महीना होता है। अगला है, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में दिन के समय चलने वाली हवा को लू कहते हैं। ठीक है, दिन में चलने वाली हवा को हम लोग क्या कहते हैं? लू कहते हैं। बैसाख के महीने में पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश होती है, जिसको काल बैसाखी कहते हैं। ठीक है, बैसाख के महीने में पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश होती है, जिसको हम लोग यहाँ क्या कहते हैं? काल बैसाखी कहते हैं। देखिए एक्सरसाइज अभी हम लोग 4 यहाँ पर समाप्त किए, अब एक्सरसाइज 5 शुरू होगा। आपको एक बता दें यहाँ पर कि अब यहाँ 100 कैंडिडेट से बढ़ा के प्रथम 500 कैंडिडेटों के लिए ऑफर 500 रुपये कर दिए गए हैं। अभी राशि बढ़ाई गई थी, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर टीम ने आप सभी विद्यार्थियों के हित को देखते हुए 500 रुपये का यह ऑफर 500 कैंडिडेट के लिए शुरू किया गया है। इसके बाद यह राशि आपको 700 रुपये होगी सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए। तो आप सभी अभी भी ऑफर है, जल्दी जुड़ जाए। वनस्पति जगत से क्या अभिप्राय है? पहला प्रश्न है, वनस्पति जगत से क्या अभिप्राय है? पौधों की उत्पत्ति से, जानवरों की उत्पत्ति से, पार्कों की उत्पत्ति से, या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए वनस्पति के अंतर्गत कौन आता है? तो सभी पेड़ पौधे ये वनस्पति के जगत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो वनस्पति जगत के अंतर्गत कौन चल जाएगा? पौधों की उत्पत्ति चली जाएगी ना। जानवरों की उत्पत्ति किसे जाएगी? तो ये जंतु जगत के अंतर्गत जाएगा। ठीक है, जंतु जगत के अंतर्गत जाएगा। लेकिन पौधा किस में है? वनस्पति जगत से बिलोंग करता है, वनस्पति से, इसलिए वनस्पति जगत के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है, प्रश्न देखिए कहाँ आया वनस्पति जगत वाला? तो ये पंजाब टेट में पूछ दिया गया। कहाँ पर पूछ दिया गया? आपका पंजाब टेट में पूछ दिया गया था। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, प्राणी जगत से क्या तात्पर्य है? देखिए यहाँ पर आ गया, प्राणी जगत से तात्पर्य क्या है? प्राणी जगत से क्या तात्पर्य आपको बताना है? पौधों की उत्पत्ति से, जानवरों की उत्पत्ति से, पार्कों की उत्पत्ति से, या कोई नहीं। तो पौधा किस में आता है? देखिए वनस्पति जगत में आता है। पौधा किस में आता है? वनस्पति जगत में आता है। और जानवर किस में आता है? तो जानवर ये प्राणी है। ये क्या चीज़ है? जानवर मानव सब प्राणी जगत है, तो ये प्राणी है। ठीक है, तो प्राणी जगत में कौन आएगा? तो जानवरों की उत्पत्ति प्राणी जगत में आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, ढलान पर्वत वाले स्थान पर कौन सी वन पाई जाती है? ढलान या पर्वत वाले स्थान पर कौन सी वन पाई जाती है? शंकुधारी वन,
पर्णपाती वन, आल्प्स वन या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए ढलान पर्वत वाला जो स्थान होता है उस स्थान पर देखिए शंकु के आकार का वन होता है। इस तरह के जो वन होता है वो इस आकार का होता है। ठीक है, वो इस आकार का होता है, पत्ते इस तरह से कि ढालू स्थान पर तुरंत पैर से पत्ते पानी गिरे और वो ढल जाए नीचे। ठीक है, तो शंकुधारी वन प्रकार का होता है। ये कहाँ आया, तो ये सीजी टेट में पूछा गया प्रश्न है। ये कहाँ पर पूछा गया है, सीजी टेट में पूछा गया है। ठीक है, अगला देखिएगा, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, पूर्व पश्चिम या कोई नहीं। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अनुसार हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और यह प्रश्न जो है 1001 बार पूछा गया है और यह बहुत ही MVVI प्रश्न है, बहुत ही MVVI प्रश्न है। ठीक है, तो आप सभी इसको अवश्य देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। दो जो वन के प्रकार हैं, तो एक होता है देखिए उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स कर लेंगे। इसके बाद देखिए इसका ऑब्जेक्टिव भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके नीचे इसका ऑब्जेक्टिव भी चलेगा। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, नाम देखिएगा क्या है, उष्ण है, फिर कटिबंधीय है, फिर वर्षा है, फिर वन है। ठीक है, अधिक वर्षा वाले स्थान पर पाए जाते हैं, यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो यह उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो अधिक वर्षा वाले स्थान पर पाए जाते हैं। प्रश्न आपसे पूछ देगा कि अधिक वर्षा वाले स्थान पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो अधिक वर्षा वाले जो स्थान होते हैं वहां पर कौन से वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ठीक है, इस वन की विशेषता क्या है? तो यह वन सालों भर हरे भरे रहता है, इसमें पेड़ की पत्तियां एक ही बार नहीं झड़ती है ना। उष्ण कटिबंधीय वन में इसमें पेड़ की पत्तियां एक ही बार नहीं झड़ती है, यह सालों भर हरे भरे रहते हैं। ठीक है, अगला, यह वन कहाँ पाया जाता है? देखिए यह वन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, असम के ऊपरी क्षेत्र तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। यह हम लोग के राज्य में नहीं पाई जाती है। ठीक है, यह वन कहाँ पाया जाता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में, असम के ऊपरी क्षेत्र तथा तमिलनाडु के तट तक ही सीमित है। इसमें देखिए कौन कौन पेड़ होते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में, कौन कौन से पेड़ होते हैं? महोगनी, आबूनस, रबड़, रोजवुड और सिंकोना वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, तो महोगनी जो पेड़ है वो किस प्रकार के वन में पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। आबूनस किस प्रकार के वन में पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। रबड़ किस प्रकार के वन में पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। रोजवुड किस प्रकार के वन में पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। और सिंकोना किस प्रकार के वन में पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये सब जानवर भी पाए जाते हैं। चलिए प्रश्न आ गया, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में औसत वर्षा कितनी होती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में औसत वर्षा कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर या कोई नहीं। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में जो औसत वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर होती है। ये कहाँ पूछा गया? तो ये यूपी टेट में 3 बार आया है। यूपी टेट में कई बार आया है? 3 बार ये प्रश्न आया है ना। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के वन रहते हैं, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के वन रहते हैं, सालों भर हरे भरे रहते हैं, सालों भर पत्ता नहीं रहता है, वर्ष भर पत्तियां झड़ी रहती है, कोई नहीं। क्या इसका सच्चाई है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन का? तो अभी हम लोग ऊपर जब पढ़ रहे थे तो उसमें उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के बारे में क्या बताया गया था कि यह वन जो है सालों भर हरे भरे रहते हैं, इसकी पेड़ की पत्तियां एक साथ कभी भी नहीं गिरती है, कुछ गिरती है तो कुछ लगी हुई रहती है। यानी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के वन जो होते हैं वहाँ के वो क्या होते हैं? सालों भर हरे भरे रहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, सालों भर हरे भरे रहते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के वन। क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको लग रहा होगा? नहीं लग रहा होगा। ठीक है, देखिए ये प्रश्न कहाँ पर आ गया? ये प्रश्न कहाँ पर आ गया? तो ये प्रश्न आपका राजस्थान टेट में आ गया। ठीक है, राजस्थान टेट में ये 2 बार पूछ दिया गया है ये वन वाला प्रश्न ना। हो सके आपके एग्जाम में भी आ जाए तो आप सभी देख लीजिएगा। देखिए होता क्या है ना कि आपका जो JCRT टेक्स्ट बुक होता है, प्रश्न तो खैर 100% वही से छपना है, इसमें कोई शक मत रखिएगा, लेकिन आपको सब चैप्टर यदि देख लेते हैं ना, इसी तरह से जो चैप्टर वाइज आपको हम PDF
और चैप्टर वाइज आपको वीडियो भी हम दे दे रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए बहुत रामबाण का काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि देखिए जो अभी बहुत कम समय परीक्षा होना है, तो उसमें यदि बड़ा बड़ा क्लास दिया जाए तो नहीं आप देख पाइए, क्योंकि उतना समय नहीं है। तो आपको इसीलिए हम आपको प्रीमियर क्लास यहाँ पर दे दे रहे हैं, जो कि छोटे छोटे वीडियो भी आप देख लीजिएगा और साथ ही उसका नोट्स भी पढ़ लीजिएगा। तो आपके लिए यह क्या करो, गागर में सागर जैसा काम करेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। क्लास को 2 दिन पहले ही मिले तो भी आप इस क्लास को यहाँ से सारा नोट्स और वीडियो एक तरह से जाके आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा और आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। तो रबड़ और सिंकोना के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, या कोई नहीं, ठीक है। तो रबड़ और सिंकोना के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, किस प्रकार के वन में? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। चलिए, तो उष्णकटिबंधीय वन का हम लोग विशेषता पढ़ लिए थे ना। अब देखिए यहाँ पर पढ़ लीजिएगा आप उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में, ठीक है। तो सभी वन के बारे में जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न आता ही आता है और इसको नहीं देखे रहते हैं तो लगता है कहाँ से प्रश्न आया। तो आपको हम सारा चीज दिखा दे रहे हैं, क्लास 6 to 10 तक का जितना भी दे रहे हैं वहां से प्रश्न रहेगा जरूर, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या होता है, इसमें देखिए नीचे नोट्स बना दिए हैं, ठीक है कि इस प्रकार के वन में 6 से 8 सप्ताह के लिए पूरी पत्तियां गिर जाती है ग्रीष्म ऋतु में। क्लियर हो गया? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में क्या होता है कि इसमें वन में 6 से 8 सप्ताह के लिए पूरी पत्तियां गिर जाती है, ठीक है। हिमालय, उड़ीसा, झारखंड में इसी प्रकार का वन पाया जाता है, ठीक है। हम लोगों के यहाँ झारखंड में किस प्रकार का वन पाया जाता है पूछ देगा, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पेड़ की पत्तियां जो है आपको यहाँ पर 1 आध महीना के लिए पूरे झड़ जाते हैं, पूरा पेड़ नंगा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें कोमल कोमल पत्तियां आती है। तो जिस पेड़ में इस प्रकार की विशेषता होगी तो उस पेड़ को आप लोग उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत डालिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर सागवान, साल, चंदन, शीशम, शहतूत के वृक्ष पाए जाते हैं। सागवान में भी पेड़ की पत्तियां पूरे झड़ जाते हैं, पूरा नंगा हो जाता है। फिर जब पानी होने लगता है बरसात, तो फिर क्या होता है, इसमें हरी हरी कोमल पत्तियां निकलने लगती है। साल में भी वही हाल है, चंदन में भी वही हाल है, शीशम में भी पूरी पत्तियां झड़ जाती है, शहतूत में भी झड़ जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा? तो सागवान, साल, चंदन ये सब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है ना। अगला देखिएगा, किस प्रश्न आ गया ऑब्जेक्टिव, किस प्रकार के वन में वर्ष भर में सारे पत्ते एक साथ गिर जाते हैं? वर्ष में एक बार सारे पत्ते एक गिर जाते हैं, किस प्रकार के वन में? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। तो इसमें अभी क्या बताया गया था कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हमेशा सालों भर हरे भरे रहते हैं, कभी भी इनमें वर्ष में पत्तियां एक साथ नहीं गिरती है, ठीक है। अब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में क्या है, तो इसमें वर्ष भर में 3-4 सप्ताह के लिए पूरी पत्तियां पेड़ की एक साथ झड़ जाती है, ठीक है। तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है देखिए आपका सीजी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट तीनों जगह ये प्रश्न देखिए पूछ दिया गया है, तो देख लीजिएगा आप सभी, क्योंकि आ रहा है जेसीईआरटी से ही, ठीक है। अगला, सागवान के पेड़ किस प्रकार के वन में पाया जाता है? तो सागवान के पेड़ किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? अभी आप देखे थे, सागवान का जो पेड़ होता है इसमें वर्ष में पत्तियां एक बार जो है 3-4 सप्ताह के लिए पूरे झड़ जाती है, पेड़ पूरा नंगा हो जाता है। तो नंगा हो जाता है वो किस पेड़ में जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में जाता है। वो किस में जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ झारखंड में भी यही वन पाया जाता है। झारखंड में भी जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसमें यही विशेषता होता है ना। क्या होता है? तो यहाँ पर वर्ष में एक बार जो है पेड़ की सारी पत्तियां झड़ जाती है। अगला है, जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम होती है वहाँ कंटीले वन तथा झाड़ियाँ उगती है, और राजस्थान में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। क्लियर? ये कंटीले वन और झाड़ियों के बारे में आप लोग जानिए। कंटीले वन और झाड़ियाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान क्षेत्र में ना, शुष्क क्षेत्र में, गर्म क्षेत्र में, वहाँ पर इस प्रकार के पेड़ पौधे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, कंटीले वन में खजूर तथा नागफनी पाया जाता है। ये खजूर और नागफनी कहाँ पाए जाते हैं? तो कंटीले वन में पाए जाते हैं, और ये राजस्थान क्षेत्र यानी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। प्रश्न आ गया, खजूर तथा नागफनी किस प्रकार के वन में पाया जाता है? ठीक है, खजूर और नागफनी ये सब कंटीले चीज है, खजूर और नागफनी कंटीला चीज है ना। तो कंटीले चीज किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो ये जो है आपका ये देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो गया,
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो गया है। अब देखिएगा यहाँ पर कंटीले वन है। क्या है? कंटीले वन। तो ये जो पत्तियां होती है कांटेदार पत्तियां, ये कंटीले वन में पाई जाती है। ठीक है। मैग्रो वन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। मैग्रो वन आया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा मैग्रो वन क्या चीज होता है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टाई भाग में ये वनस्पतियां पाई जाती है, मैग्रो वन पाया जाता है। ठीक है। यानी डेल्टाई भाग मतलब देखिए होता है उपजाऊ भाग। क्या होता है? डेल्टाई भाग का मतलब होता है उपजाऊ भाग। जैसे नदियों के द्वारा मान लीजिए कि जो पानी आई तो उसको बहा करके ले जाया जाता है। जो ऊपर पानी मिट्टी की ऊपरी सतह पर जब ही बरसात होगा तो उसका लेयर बहेगा ना। और ये बह करके क्या होता है? तो गंगा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा का डेल्टाई भाग, जिसे ये साइड में छहिल जाता है, ये साइड में ये सब उर्वरा चीज छहल जाता है और ये उर्वरा चीज होता है। ठीक है। और बीच में नदी का धार हो जाता है ना। तो इस प्रकार वहां जो वन पाए जाते हैं, ये साइड में जो वन पाए जाएंगे उसी का नाम है मैग्रो वन। क्या नाम है? मैग्रो वन। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टाई भाग में वनस्पति पाई जाती है, उपजाऊ भाग में पाई जाती है और इसी को मैग्रो वन कहते हैं। ठीक है। देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं ना। सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में सुंदरी वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर देखिएगा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टाई भाग में भी वनस्पतियां पाई जाती है। यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में मैग्रो वन भी पाया जाता है और साथ में सुंदरी वृक्ष पाई जाता है। ठीक है। सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। क्या है? तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, जो है गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई भाग में जो वन पाया जाता है उसका नाम है मैग्रो वन। और जो वृक्ष पाए जाते हैं उसका नाम है सुंदरी वृक्ष ना। सुंदरी वृक्ष प्रश्न आया हुआ है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? तो आपको क्या कहना है? सुंदरी वृक्ष। और किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो मैग्रो वन। ठीक है। चलिए देखिएगा, मैग्रो वन में रॉयल बंगाल टाइगर विश्व प्रसिद्ध जानवर है। देखिए रॉयल बंगाल टाइगर कौन वन में पाया जाता है? तो मैग्रो वन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मैग्रो वन में पाया जाता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 ईस्वी में लागू हुआ था। भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में। ठीक है। अब इसके नीचे इसी का जस्ट हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी देख लेंगे जो कि एग्जाम में आए हुए थे। ठीक है। तो देखिए जहां जरूरी है सब्जेक्टिव, जहां जरूरी है ऑब्जेक्टिव, सब कुछ आपको बनाया हुआ यहाँ पर मिलेगा ना। प्रश्न है, रॉयल बंगाल टाइगर किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मैग्रो वन या कंटीले वन। ठीक है। तो ये जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो कहाँ पाया जाता है? तो मैग्रो वन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मैग्रो वन में पाया जाता है। प्रश्न इतना है कि ये बंगाल टेट में एक बार आया है, उड़ीसा टेट में एक बार आया है, छत्तीसगढ़ टेट में एक बार आया है। ठीक है। 3 जगह ये जो है रॉयल बंगाल टाइगर पूछा है, आप भी याद कर लीजिएगा। भारतीय शेरों का प्राकृतिक निवास स्थान है। भारतीय शेरों का प्राकृतिक निवास स्थान है गुजरात का गिर वन, कंटीले वन, शुष्क वन या कोई नहीं। ठीक है। तो देखिए भारतीय जो शेर है उसका प्राकृतिक निवास स्थान अगर बताया जाए आपको तो ये गुजरात का जो गिर वन है, गुजरात का गिर वन वहां पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गुजरात का गिर वन जो है प्राकृतिक शेरों का निवास स्थान है। ये प्रश्न है। और ये प्रश्न जो है आपको यहाँ पर सीजी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, असम टेट और यहाँ पर यू टेट और हिमाचल टेट सब में पूछा गया है। ये वाला भारतीय शेर वाला सब में पूछा गया है। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, एशियाई शेर नोट्स बनाया हुआ देखिएगा। एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगल में पाया जाते हैं, याद रखिएगा। एशियाई शेर कहाँ? गुजरात के केवल गिर जंगल में पाए जाते हैं। एक्सरसाइज 5 देखिए आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ अभी। अब यहाँ पर एक्सरसाइज हम लोग 6 को देखेंगे। इस तरह से आप अगर जेसीईआरटी का पूरे पाठ का एक ही वीडियो में देखना चाहते हो तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। और इसके पहले जो यहाँ पर पढ़ाई चैप्टर वाइज आपको नोट्स, पीडीएफ और वीडियो पढ़ा दिए गए हैं। तो आज आप यहाँ पर जवाब सवाल करेंगे कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, जरूर कॉमेंट करेंगे। और जो शिक्षक अब तक नहीं जुड़ पाए हैं तो उनको यहाँ पर लास्ट चांस, एक बार फिर से ऑफर 500 रुपये का चालू कर दिया गया है, जल्द से जल्द जुड़ जाएंगे। भारत में सर्वप्रथम सन 1872
1872 में जनगणना की गई थी। ये प्रश्न समझिए आपके एग्जाम में अब तक 1001 बार आया हुआ है। क्या प्रश्न पूछता है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई थी, ठीक है। तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में की गई थी, एकदम याद रखिएगा, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में की गई थी, 1001 बार आया हुआ है। और यह सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया है, सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए आप सभी इसको मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना करवाई जाती है। यही प्रश्न आपको आया हुआ था यूपी टेट में और एमपी टेट और सीजी टेट में कि जनगणना कितने वर्षों के बाद करवाया जाता है। नियमतः जनगणना जो है कितने वर्षों के बाद होता है, ठीक है। तो जनगणना जो है वो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद की जाती है ना। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। प्रश्न एमबीबीआई है, याद रख लीजिएगा ना कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, ठीक है। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अगला है, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। तो यहाँ पर अगर क्षेत्रफल के आधार पर पूछ दिया जाए कि भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन है, जनसंख्या के आधार पर यूपी हो गया, लेकिन अगर क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाए तो राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, भारत की जनसंख्या का घनत्व 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 382 व्यक्ति, ठीक है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, तो 382 व्यक्ति। अगर भारत की जनसंख्या घनत्व बात किया जाए, जनसंख्या घनत्व आपको बता देते हैं, ये प्रश्न अब तक के सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में आया हुआ है, एक दो राज्य का नहीं, सभी राज्य के शिक्षक पात्रता में जनसंख्या घनत्व आपको पूछ ही दिया है, ठीक है। इसलिए आप जनसंख्या घनत्व को देख ही लेंगे स्पष्ट रूप से कि इसका क्या होता है, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। आपका प्रश्न किस प्रकार से होगा, तो आपका प्रश्न होगा भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है, नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। अभी देखिए आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल हम सारा चीज बता दे रहे हैं जो जो आया है, इसका फिर एमसीक्यू भी आप कीजिएगा और देखिएगा कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, एक साल या एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों के जन्म होते हैं उसे जन्म दर कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ष या एक साल में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं, ठीक है। मतलब 1000 व्यक्ति को हम देखेंगे और उसमें देखेंगे कि कितना कितना जो बच्चा है वो जिंदा रह पाता है। तो जितना बच्चा जन्म होता है, जितने बच्चे जन्म होते हैं उसी को हम लोग जन्म दर कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले लोगों की संख्या को उस देश को मृत्यु दर कहा जाता है, ठीक है। 1000 जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने लोगों के मरने की संख्या होती है उसको मृत्यु दर कहते हैं। प्रश्न इसी तरह से पूछता है। अगला है, लोगों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने को प्रवास कहा जाता है। यही प्रश्न आपको बार बार पूछता है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको प्रवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रवास कहा जाता है। लोगों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना प्रवास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की कुल संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। प्रश्न बहुत ही एमबीबीआई है। लिंगानुपात अब तक 1001 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा। प्रश्न कैसे देगा, तो प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की कुल संख्या को क्या कहा जाता है। प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की कुल संख्या को क्या कहा जाता है, तो ये लिंगानुपात कहा जाता है। जैसे पूछा जाता है कि भारत का लिंगानुपात कितना है, लिंगानुपात का मतलब महिला और पुरुष की तुलना, यानी 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं उसको लिंगानुपात कहा जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत का लिंगानुपात 943 है, याद रखिएगा। अभी लिंगानुपात कुछ बढ़ा है, इसके पहले और कम था। तो वर्तमान में भारत का लिंगानुपात 943 है। यह प्रश्न 1001 बार आया हुआ है, ठीक है। ये लिंगानुपात कहने का मतलब 943 क्या है, तो अगर 1000 पुरुष है, अगर 1000 पुरुष है तो 1000 पुरुष की तुलना में 943 महिलाएं हैं, ठीक है। यानी 1000
एक 1000 जो है यहाँ पुरुष हैं तो 943 महिलाएं हैं, यानी 1000 पुरुष पर जितनी महिलाएं होती है उसी को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। तो 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं, इसलिए इसका लिंगानुपात है 943। ठीक है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार 73% साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है? 73% है। ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार 80.9% पुरुष और 64.6% महिला साक्षर है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार पुरुष की साक्षरता 80% है और महिला की साक्षरता 64% है। ये भी प्रश्न आपको अभी पूछा गया था और झारखंड राज्य में ये प्रश्न बार बार आ रहा है। आपका जेटेट एग्जाम में भी यहाँ से आ सकता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा में आ सकता है। इसलिए आप सभी देखिए JCERT का हम बार बार आपको बता रहे हैं, आप लोग धोखा खाइएगा। ठीक है, JCERT का पढ़ के जाइएगा। आपको बता दे रहे हैं 101% प्रश्न यहाँ से भिड़ेगा। आपको यहाँ पर अभी सिर्फ 500 रुपया में ही नोट्स के साथ साथ क्या वीडियो भी प्रोवाइड किया जा रहा है, साथ में बात करने का सुविधा भी दिया जा रहा है। सारा ग्रुप देखिए आपको यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ करके तैयारी करवाया जा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। यहाँ पर सारे PDF मिलेंगे, उसके साथ उसके नीचे वीडियो मिलेंगे, उसके साथ उस बात करने की सुविधा मिल रही है। तो ये पूरे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से आपकी क्लासेज आपको भरपूर सपोर्ट हम कर रहे हैं। तो आप सभी अभी कभी अवश्य यहाँ से जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन आदि क्रियाएं प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया, ये 3 क्रियाएं को आप याद रख लीजिएगा। जो जमीन के अंदर से निर्गत होता है, जो प्रारंभिक रूप से उत्पादन होता है, जो उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं, जो प्रारंभिक रूप से उत्पादन होता है उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं प्राथमिक क्रिया। जैसे कृषि, फसल से उत्पादन होगा। पशुपालन ये प्राथमिक क्रिया में है। मत्स्य पालन ये प्राथमिक क्रिया में है। खनन जमीन के अंदर से पहली बार निकालता प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, अब प्राथमिक क्रिया से जो निकलता है, प्राथमिक क्रिया के फलस्वरूप जो निकलता है उसमें उद्योग धंधे में जो हम लोग उपयोग करते हैं तो वो द्वितीय क्रिया कहलाता है। जैसे उद्योग, भवन, निर्माण कार्य द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब द्वितीय क्रिया के फलस्वरूप उसको बेचने के लिए हम जिस साधन का उपयोग करते हैं उसको तृतीय क्रिया में डालते हैं। ठीक है, पहला तो हो गया कि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत क्या निकला? कच्चा पदार्थ निकला। कच्चा पदार्थ निकला, वो कच्चा पदार्थ कहाँ से निकल सकता है? कृषि से भी निकल सकता है और उद्योग से भी निकल सकता है, या पृथ्वी के अंदर खनन से भी निकल सकता है। जैसे कृषि जब हम करेंगे कच्चा पदार्थ तो उसमें हो गया चावल, गेहूं, दाल, ये सब प्राथमिक क्रिया में गए, ये प्राथमिक क्रिया में। लेकिन ये चावल, दाल और गेहूं को जब हम बेचने के लिए जाएंगे, उद्योग में ले जाएंगे और इसको दाम बढ़ा करेंगे तो ये द्वितीय क्रिया में आ जाएगा। ठीक है, तो द्वितीय क्रिया में इसको कहाँ ले जाना होगा? चावल, दाल या को उद्योग में ले जाना होगा, फैक्ट्री में ले जाना होगा, किसी भवन में, किसी निर्माण कार्य में, तो द्वितीय क्रिया हो गया। और इसको ढोने के लिए, ढो करके बाजार में ले जाने के लिए जिस क्रिया का हम लोग उपयोग करते हैं, जिसका उपयोग करते हो तृतीय क्रिया में आता है। जैसे परिवहन से ही हम किसी भी उद्योग धंधे में जो सामान मेरा उत्पादन हुआ है उसको ले जा सकते हैं, तृतीय क्रिया है। संचार तृतीय क्रिया है। वाणिज्य तृतीय क्रिया है। प्रशासन तृतीय, ये तृतीय क्रिया के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्रिया को क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। अगला है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2011 के अनुसार, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2011 के अनुसार क्या क्या है आप देख लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपका एग्जाम में निकल के अभी के लेटेस्ट एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, पूछ देता है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार क्या सही है। तो सही क्या है देखिए, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार यहाँ पर किया गया है। अगला है शिशु मृत्यु दर को 1000 पर 30 से कम करना। शिशु मृत्यु दर जो है उसको क्या कहा गया है? 1000 पर 30 से कम करना, यानी 1000 व्यक्तियों पर मृत्यु जो हो कितना हो? 30 से कम होना चाहिए। ठीक है, अगला है लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसमें लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, भारत में सर्वप्रथम जनगणना किस वर्ष करवाया गया? भारत में सर्वप्रथम जनगणना किस वर्ष करवाया गया? प्रश्न देखिए आया हुआ 1872, 1882, 1971 या कोई नहीं। ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम जो जनगणना है वो 1872
72 ईस्वी में करवाया गया था। 1001 बार प्रश्न पूछा गया है, आपको बता देते हैं। ये आपका यूपी टेट में 2 बार पूछा गया है, बिहार टेट में 1 बार पूछा गया है, सीजी टेट में 1 बार पूछा गया है, हिमाचल टेट में 1 बार पूछा गया है। इस तरह से सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में लगभग आ गए हैं। ठीक है, भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है? 375, 382, 396 या कोई नहीं। ठीक है, यूपी टेट, सीजी टेट, एमपी टेट, हिमाचल टेट, उत्तराखंड टेट सभी में, और यहाँ के झारखंड टेट एक्रोमाइल है, एक्रोमाइल है जी। ठीक है, देख लिए ना, तो ये याद रख लीजिएगा। तो कितना आंसर होगा? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, लोगों को एक देश से दूसरे देश में जाकर बसना क्या कहलाता है? लोगों को एक देश या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर के बसना क्या कहलाता है? जनसंख्या, प्रवास, गैर जनसंख्या, कोई नहीं। तो ये प्रवास कहलाता है। एक क्षेत्र से जाकर के दूसरे क्षेत्र में अगर लोग बस रहे हैं तो उसको हम लोग प्रवास कहते हैं। ठीक है, भारत का लिंगानुपात है, आपको बताना है। 1001 बारी प्रश्न पूछ दिया गया है, हो सके कि आपके एग्जाम में भी आ जाए। ठीक है, 940, 943, 840 या कोई नहीं। ठीक है, तो भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। लिंगानुपात कहने का मतलब कि 1000 पुरुष हैं, 1000 पुरुष हैं, तो इनके सापेक्ष में कितनी महिलाएं हैं? तो 933 महिला हैं, 933 महिला हैं। ठीक है, तो यही लिंगानुपात है कि 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं यहाँ की जनसंख्या के आधार पर। तो इस तरह से हमने इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का थ्योरी भी देखा यहाँ पर, और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखा। इसके और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लेकर के आपके लिए आएंगे नेक्स्ट बैच में, तो आप सभी इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कभी कोई क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।